हमने कहा था बच्चा टोटल अगर 100% एंजियोस्पर्म देखें तो सबके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो होता ही होता है. Yes, ma'am. And microsporogenesis lead to the formation of the microspore. जहाँ माइक्रोस्पोर पहला माइटोटिक डिवीजन हर एक प्लांट के अंदर कॉज करता है ताकि 2 सेल्ड मेल गेमेटोफाइट बन सके. So based on that, 2 सेल्ड मेल गेमेटोफाइट की फॉर्मेशन तो हर मेल बॉडी में हो ही रही है. कंडीशन ये होती है गेमेटोफाइट इज द वन व्हिच इज नॉट कैरिंग द मेल गेमीट येट. राइट, जिसमें जनरेटिव सेल ने अभी भी मल्टीप्लाई करना है मेल गेमीट बनाने के लिए. नाउ इट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम कि अब वो मेल गेमीट जब बनना है जनरेटिव सेल के डिवीजन से, तो वो या तो मेल बॉडी के अंदर ही बन जाए डिहीजन से पहले, या वो मेल बॉडी के अंदर ना बन के डिहाइज कर जाए पोलन इसी स्टेज में, एंड देन व्हेन पोलन विल मूव टू सम न्यू राइट एरिया दैट इज द फीमेल जोन, वहां पर पोलन ट्यूब के अंदर जाके जनरेटिव सेल मल्टीप्लाई करे एंड फॉर्म करे 2 मेल गेमीट, तो हमारे पास वो कंडीशन पॉसिबल होती है. तो वी ऑब्जर्व 60% एंजियोस्पर्म फॉलो ये करते हैं कि वो 2 सेल्ड कंडीशन में अपने आप को रिलीज करा देते हैं पोलन. राइट, जैसे एंथर डिहाइज कर जाता है पोलन रिलीज हो जाती है. दे वोंट वेट फॉर जनरेटिव सेल टू मल्टीप्लाई एंड फॉर्म द 3 सेल. राइट, दे विल pollinate in this manner only, stay over the stigma, form the pollen tube, and within the pollen tube now the generative cell will multiply and form the male gamete. Right, then the development of 3 cell male gametophyte occur inside the pollen tube, that is it is not occurring into the male body. While in the 40% of angiosperm the condition is initially 3 celled male gametophyte has to be formed within the male body only. Then only the dehiscence will occur. Then only the release will occur. Right, so the release of the pollen occur at the 3-celled stage and the endodehiscence, and it will land on the stigma and follow the process of germination. Pollen tube बनाना, fertilization करना, वहाँ आप कोई division नहीं होगा. अब समझ आई condition? Right, तो we simply say कि अब हमारे पास जो condition है कि 60% 40% में हम कैसे ट्रेंड चेंज कर रहे हैं, तो हमने कहा 60% एंजियोस्पर्म जो मेनली हमारे पास डाइकॉट है बेटा. राइट, उसमें हम कहते हैं पोस्ट पॉलिनेशन, क्योंकि पॉलिनेशन के बाद 3 सेल्ड बन रहा है. पॉलिनेशन से पहले 3 सेल नहीं बना था. राइट, पॉलिनेशन से पहले वो 2 सेल्ड कंडीशन में था. राइट, और 2 सेल पे ही उसका रिलीज हुआ. इसका मतलब 3 सेल की डेवलपमेंट कैसे हुई? पार्शियली XC2, पार्टली XC2, पार्टली INC2. सम पार्ट इनसाइड द मेल बॉडी, सम पार्ट आउटसाइड द मेल बॉडी. नाउ गॉट द कंडीशन? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yes. Any other thing to anyone? हाँ जी बेटा. We can NCERT में लाइन दी हुई है कि in the remaining species the generative cell divides mitotically to give rise to 2 male gamete before pollen grains are shed. मैंने इसमें before काफी बताया है. बेटा 40% के केस में before ही तो है. इन सब लिखा हुआ है ना उसमें. तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? हमने अभी क्या बोला कि 40% के अंदर प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट हो गई है. मीन्स रिलीज उसका 3 सेल पे हुआ है, तो जनरेटिव सेल ने मल्टीप्लिकेशन कब कर दिया? जनरेटिव सेल कब मल्टीप्लाई हो चुका है? राइट, तो जनरेटिव सेल यहाँ माइटोसिस करा दिया ना जनरेटिव सेल का बिफोर रिलीज ऑफ द पोलन. राइट, तो दैट इज द 40%. सम का मतलब क्या हो गया? लेस अमाउंट ना. राइट, मेजोरिटी लिखता तो 60% वाली कंडीशन लिखता ना. इन सम लिखा, इसका मतलब माइनर अमाउंट की बात कर रहा है. दैट इज 40% अमाउंट. गॉट द पॉइंट? राइट, यस. एनीथिंग एल्स? और कोई पॉइंट किसी का? एनी अदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन? मैम चिलिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? चिलिंग ट्रीटमेंट का मतलब होता है लो टेम्परेचर. नहीं, चिलिंग ट्रीटमेंट का मतलब आपको लो टेम्परेचर देना है, लेकिन इतना भी लो नहीं देना कि 0 तक चले जाओ. राइट, लो टेम्परेचर जरूर देना है कि आपका उसका टेम्परेचर कहाँ तक जाए, 4 डिग्रीज तक जाए. राइट, या 2 डिग्रीज तक जाए, बट यू हैवंट गॉन बिलो 0. माइनस पे आपको नहीं जाना. राइट, अगर आप माइनस पे चले जाते हो तो उसको हम यहाँ पर बेसिकली कहते हैं कि आपने यहाँ पर उसका टेम्परेचर मेंशन करते हैं कि माइनस पे आप कितनी लिमिट पे गए हो. राइट, तो वी जस्ट से 0 to 4 डिग्री ये विंडो जो होती है हम उसको लेके चलते हैं एज अ चिलिंग टेम्परेचर. राइट, यस. एनीथिंग एल्स बचा? और कोई डाउट और कोई पॉइंट? एवरीवन कंप्लीटेड टिल दिस? So in the last class we completed with the male system.
एंड वी टॉक अबाउट द फीमेल सिस्टम हमने डिफाइन किया था, राइट, जहां पर हमने ये स्टेट किया था फीमेल के अंदर दैट देयर इज बीइंग द वन, जब हमने कहा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी इज बीइंग प्रेजेंट, राइट, एंड दैट स्टिग्मा स्टाइल ओवरी व्हिच इज गोइंग टू हैव देयर ओवरी एज अ फर्टाइल पार्ट, क्योंकि ओवरी के अंदर हमारे पास जो उसकी खुद की बॉडी है, जो ओवरी है बॉडी की, तो पैरेन्काइमेटस नर्व्स टिश्यू जो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा, और वहीं पर हमारे पास ओव्यूल प्रेजेंट है। ओव्यूल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कंडीशन कैन बी पॉसिबल। एंड ओव्यूल का प्लेसेंटा से अटैचमेंट किसके थ्रू हमने कराया था, फ्यूनिकल के थ्रू, जो एक कनेक्टिंग स्ट्रैंड था, राइट। फिर हमने कहा ओव्यूल जो है हमारे पास एनाट्रोपस है, राइट, एनाट्रोपस ओव्यूल होने का मतलब दैट इज द ओव्यूल इज इन्वर्टेड। आज टाइप ऑफ ओव्यूल पढ़ाऊंगी तो वो भी क्लियर हो जाएगा, राइट। उसी के साथ हमने कहा माइक्रोपाइलर एंड, चलाजल एंड इज देयर। माइक्रोपाइलर एंड वो एंड कहलाया जाता है जहां पर इंटेग्यूमेंट का कवर नहीं होता, इट्स जस्ट एन ओपनिंग। चलाजल एंड वो होता है जहां पर पूरा इंटेग्यूमेंट कवर होता है, जहां पर कंप्लीट मेटाबॉलिज्म चल रहा है पूरा का पूरा, राइट। इट इज बाइटेग्मिक इन नेचर बिकॉज हैविंग द टू इंटेग्यूमेंट्स, एक आउटर इंटेग्यूमेंट है, एक इनर इंटेग्यूमेंट है, राइट। उसी के साथ साथ आपका अंदर इंटरनल पैरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट है व्हिच इज बीइंग कॉल्ड एज अ न्यूसिलस, एंड एट द सेंटर ओनली इट इज हैविंग द फीमेल गेमेटोफाइट व्हिच इज कॉल्ड द एम्ब्रियो सैक, राइट। तब हमने यहाँ पर स्टेट किया कि इट इज एनाट्रोपस, बाइटेग्मिक, ओव्यूल, और ये सब हमने इसके पार्ट्स पढ़े। वहीं पर हमने कहा कि जो हमारे पास न्यूसिलर सेल है, राइट, जो न्यूसिलस का सेल है, राइट, दे विल फॉलो द फॉर्मेशन और डिफरेंशिएशन एज अ मेगास्पोर मदर सेल, लेकिन सभी न्यूसिलर सेल मेगास्पोर मदर सेल बनाएंगे, दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू, राइट। ओनली 1 to 5 या बहुत ही माइनर नंबर्स में होते हैं जो मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट होते हैं, जिनके पास एबिलिटी जाती है कि वो आगे मियोसिस करें, मेगास्पोरोजेनेसिस करें। और ये बात ध्यान रखना, whenever we use the word sporogenesis, whether we talk about microsporogenesis, whether we talk about megasporogenesis, we are stating only about meiosis. हम सिर्फ meiosis की बात करते हैं, हम सिर्फ एक ऐसा प्रोसेस पढ़ रहे हैं जहां आपको माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर बनाना है। इट नेवर रिलेट विद द फॉर्मेशन ऑफ द गेमेटोफाइट। इस प्रोसेस का कोई लेना देना गेमेटोफाइट की फॉर्मेशन से नहीं है, राइट। तो जब हमने यहाँ पर इसमें पूरा मेगास्पोरोजेनेसिस कराया तो वी हैव द लीनियर टेट्राड हमारे पास बन गया, लेकिन जब हमने लीनियर टेट्राड को देखा तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब मियोसिस हो रहा था तो साइटोकाइनेसिस इक्वल नहीं हुआ था, साइटोकाइनेसिस फाउंड टू बी अनइक्वल, जिसकी वजह से एक हमारे पास बहुत बड़ा सेल बना था और बाकी के हमारे पास बहुत छोटे छोटे रिड्यूस साइज में बने। जो बहुत छोटे छोटे थे वो रिडंडेंट हो गए, दे वोंट सर्वाइव प्रॉपर्ली, और उसी की वजह से वो क्या हो गए, हमारे पास डीजनरेट हो गए। द ओनली वन विल रिमेन फंक्शनल, और वो भी कौन सा, चलाजल साइड वाला, राइट। तो जो माइक्रोपाइलर, जो हमारे पास मदर सेल थी, मेगास्पोर मदर सेल थी, वो माइक्रोपाइलर एंड पे फोकस थी, लेकिन जो फंक्शनल हमारे पास मेगास्पोर बना वो चलाजल एंड पे बना, दैट्स अ फंक्शनल मेगास्पोर। बाकी के हमारे पास 3 जो हो गए वो डीजनरेट हो गए, राइट। सो वी सेज फंक्शनल चलाजल मेगास्पोर इज बीइंग फॉर्म्ड, राइट। और उसी मेगास्पोर से आगे का हमने डेवलपमेंट किया था, दैट्स अ फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट, एंड वी नो फीमेल गेमेटोफाइट इज बीइंग द एम्ब्रियो सैक। वापस से डेवलपमेंट हम एंडोस्पोरिक इन सीटू करेंगे, जिसमें हमने सबसे कॉमन टाइप किया था कॉल्ड पॉलीगोनम टाइप और मोनोस्पोरिक टाइप, राइट। अब उसी में हमने यहाँ पर पढ़ा कि आपने मेगास्पोर लिया, उसमें सबसे पहले आप माइटोसिस 3 कराए, लेकिन तीनों माइटोसिस सिर्फ कैरियोकाइनेसिस वाले हुए, तो वी डिड द माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन ओनली कैरियोकाइनेसिस। बाइन्यूक्लिएटेड, टेट्रान्यूक्लिएटेड, ऑक्टान्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर फाइनली बन गया। फिर हमने साइटोकाइनेसिस करके वॉल फॉर्मेशन किया, वो भी सेंट्रीपीटल डायरेक्शन के अंदर। जब सेंट्रीपीटल डायरेक्शन में वॉल बन गई तो आपको चलाजल की तरफ 3 सेल का सेट मिला विच इज कॉल्ड एंटीपोडल्स, माइक्रोपाइलर की तरफ 3 सेल का सेट मिला विच इज कॉल्ड एगैपरेटस, और सेंटर में आपको जो बड़ा सेल मिल गया जिसमें कोई बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं बनी, बिकॉज ब्रेस्ट ऑफ द होल पोर्शन इज बिलोंगिंग टू देम ओनली, right? So that portion is called as the central cell or the large cell, having the 2 nucleus called polar nuclei, and we name this whole as a 7-celled 8 nucleated structure. Everyone got this thing, guys? Concept clear अच्छे से? मैम, हाँ जी। यस मैम। मैम एक बार फनिकल और प्लेसेंटा के बीच में डिफरेंस बता देना। मतलब फनिकल में ओवरी वॉल की जो सेल्स है वो उनकी मॉडिफिकेशन है ना? नो बच्चे, जो फ्यूनिकल अटैच करके रख रही है ओवरी से। नो, फ्यूनिकल इज द वन जो हमारे पास, देखो ओवरी है क्या, ओवरी इज जस्ट लाइक, इमेजिन करो कि एक आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आपने बहुत सारी जो है, राइट, कुशन, एक पूरा कुशन आपने उसके अंदर लगा रखा है। लेट्स सपोज वन कुशन इज देयर, वो जो कुशन उस बॉक्स में लगा हुआ है जिसने उसका पूरा स्पेस फिल कर रखा है वो प्लेसेंटा है। उसी कुशन के ऊपर आपने एक बलून टैग किया, तो जिस स्टिक से आपने उसके ऊपर वो बलून टैग किया है ना उस कुशन के ऊपर, राइट, वो जो स्टिक है आपकी वो फ्यूनिकल है। समझ आया कोई?
राइट. सो दैट स्टिक इज द फ्यूनिकल. जो वो बलून है वो ओव्यूल हो गया, जो कुशन हो गया नीचे आपका वो बेसिकली पूरा प्लेसेंटा हो गया, और जो सैक हो गया पूरा दैट इज द ओवरी. तो ओवरी के अंदर उसकी जो बॉडी है वो प्लेसेंटा है, जो स्टैक है, जो स्टॉक आपने लगाई है ऊपर, राइट, वो आपका फ्यूनिकल है, और उसी के ऊपर आपका स्ट्रक्चर ओव्यूल. नाउ गॉट द कंसेप्ट. एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर फिर कैसे अटैच्ड है? कौन अटैच जो है? एम्ब्रियो सैक हुए ओव्यूल के एम्ब्रियो अंदर. सैक तो ओव्यूल का पार्ट है बच्चा. वो ओव्यूल को अटैच क्यों होगा? वो तो ओव्यूल का खुद का पार्ट है. ओव्यूल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर सेल्स थे, वही न्यूक्लियर सेल से मेगास्पोर्म आधा सेल बना, मेगास्पोर्म आधा सेल से मेगास्पोर बना, उसी से एम्ब्रियो सैक बना. उसको अटैच होने की क्या जरूरत है? जस्ट फ्लोटिंग इन द होल न्यूक्लियस पार्ट. राइट. यस गाइस, कंप्लीट हुआ यहाँ तक. अब आगे बढ़ जाए टॉपिक में. राइट. सो लेट्स स्टेट अबाउट राइट द नेक्स्ट वन. अब इसी में ही जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा ये सेल्स के बारे में, पहले थोड़ी सी इनकी डिटेलिंग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपको अदर टाइप्स ऑफ डिवीजन बताती हूँ कौन कौन से होते हैं. दैट द ओनली नेम यू नीड टू नो, नथिंग इन डिटेल सो हाईली, एंड देन टाइप ऑफ ओव्यूल करके फीमेल सिस्टम फिनिश करेंगे. ओके गाइस, नाउ द पॉइंट इज राइट going to talk about embryo sac called female gametophyte. जो हमारे पास completely endosphoric है, completely endosphoric development follow की है इसने. 7-celled 8-nucleated structure it is, right? So completely endosporic, 7-celled 8-nucleated structure comprises of number first synergids, helper, or we can say cooperative cell. हम नेम देते हैं. synergid, helper, cooperative cell दो हैं हमारे पास, right? They are the one which provide path to the, किसको path provide करते हैं? To the male gametes for process of syngamy and triple fusion. ये दो प्रोसेस कराने हैं हमें डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर, दैट इज syngamy एंड ट्रिपल फ्यूजन. राइट. तो उसके लिए मेल गैमीट को पूरा पाथ प्रोवाइड करना. राइट. दैट्स अ टास्क ऑफ दिस synergids, helper और cooperative cell by attracting pollen tube. पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करके थ्रू कीमोट्रोपिक सेक्रीशन फ्रॉम, कौन करेगा ये सेक्रीशन? फिलीफॉर्म apparatus. The filiform apparatus are basically the microtubular elongations. ये कुछ नई चीज नहीं है. They are the microtubular elongations of synergid wall near micropyle के पास synergid wall के microtubular elongations हैं filiform apparatus. They release a chemotropic secretion जो attract करता है pollen tube को अपनी तरफ, ताकि पोलन ट्यूब अपना कंटेंट सिनर्जिड में रिलीज करे, एंड ऑन रिलीजिंग ऑल इट्स कंटेंट फिर सिनर्जिड उस मेल गैमेट की पोजीशनिंग कराता है. राइट. सो दैट उसको पोजीशन अप करके उनको सही जगह पे प्लेस कर सके कि पहले सिनगैमी हो सके फिर ट्रिपल फ्यूजन हो सके. कंसेप्ट क्लियर है? राइट. अब अगर हम सिनर्जिड का स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास ये बेसिकली बेटा एग एपरेटस है. If we found, यहाँ हमने ये filiform apparatus लगा रखी. Right, this is the synergid, right, and this is the filiform apparatus.
राइट, और ये सेंटर में हमारे पास एग। अब बहुत ध्यान से एक पॉइंट समझना है, सिनर्जिड के पास वैक्यूल और न्यूक्लियस है। द पॉइंट इज कि वैक्यूल और न्यूक्लियस की पोजीशन कहां पर है। ऑन द वन साइड it is going to have the nucleus. On the another side, it is going to have the vacuole. Now, in this condition, if we will say, this is the micropylar synergid nucleus. The synergid nucleus which is focusing at the micropylar end, and this is the chalazal synergid vacuole. chalazal साइड पे synergid vacuole है हमारे पास। तो पोजीशन ऐसी होती है, एक माइक्रोपाइल की तरफ जो फेस कर रहा है, राइट, वो माइक्रोपाइल है, क्योंकि दिस एंड इज द माइक्रोपाइल और इसका अपोजिट एंड कौन सा होगा हमारे पास, चलाज़ल। तो जो माइक्रोपाइल को फेस कर रहा है उसे हमने कहा माइक्रोपाइल सिनर्जिड न्यूक्लियस, उसकी तरफ जो आया, और वैक्यूल फेस कर रही है चलाज़ा को, तो मैंने नाम दे दिया चलाज़ल सिनर्जिड वैक्यूल। करेक्ट है। अब ये हमारे पास सिनर्जिड में, एग के पास इसकी अपोजिट पोलैरिटी होती है, दैट इज एग के पास चलाज़ल ऊस्फेयर, एग को ऊस्फेयर भी कहते हैं, न्यूक्लियस एंड माइक्रोपाइलर ऊस्फेयर वैक्यूल। एवरीवन कंसेप्ट समझ आया? तो वी से सिनर्जिड्स एंड एग will share cytoplasmic polarity with respect to each other on the basis of positioning of vacuole and nucleus. जिस पोजीशन पे न्यूक्लियस सिनर्जिड में है उस पोजीशन पे वहां एग के पास वैक्यूल है, जिस पोजीशन पे सिनर्जिड में वैक्यूल है उस पोजीशन पे एग में न्यूक्लियस है। एवरीवन गॉट दिस कंसेप्ट? ये पॉइंट समझ आया सबसे पहले? यस मैम। राइट, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, बहुत बार रिपीट होती है। राइट, सिनर्जिड्स शेयर साइटोप्लाज्मिक पोलैरिटी, का मतलब चेंज हो गया हमारे पास, प्लस माइनस कहते हैं ना पोलैरिटी को, साइटोप्लाज्मिक पोलैरिटी विद एग ऑन द बेसिस ऑफ वैक्यूल and nucleus positioning. Got this thing everyone? This is basically being the first, that is the synergies. ये पॉइंट सबसे मेन है जो ध्यान रखना, सिनर्जिड और एग का, राइट। और ऐसा क्यों है मैं अभी आगे डबल फर्टिलाइजेशन जब पढ़ाऊंगी तो वो समझाऊंगी भी आपको। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एग, ऑल्सो कॉल्ड oosphere, also called as female gamete and one in number, right? It is the one which fuses with the male gamete and form zygote through after syngamy. Right, that is basically being the egg oosphere of female gamete. Right, ploidy बेटा N, synergid की भी N, embryo sac की भी N। अच्छा, 7 celled 8 nucleated है तो इसको 7N मत लिख देना या 8N मत लिख देना, टोटल प्लॉइडी इज N, इंडिविजुअल सेल की प्लॉइडी भी N है। अब हमारी बॉडी में अगर लाख सेल हैं, राइट, 1 लाख सेल्स या 1 करोड़ सेल्स हैं, राइट, तो अगर हम कहें कि एक सेल की प्लॉइडी 2N है तो हम 2N into 1 करोड़ तो नहीं करेंगे ना प्लॉइडी, तो दैट्स व्हाई एम्ब्रियो सैक की प्लॉइडी भी हमारे पास N, तो गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, राइट। नाउ 2 synergids and 1 egg collectively defined as egg apparatus,
इनको हम कलेक्टिवली नाम देते हैं एग एपरेटस का, राइट। थर्ड, एंटीपोडल्स एंड वेजिटेटिव सेल, 3 नंबर। अच्छा, एग एपरेटस हमेशा ऑलवेज है, ये कंडीशंस का कोई एक्सेप्शन नहीं है, लोकलाइज्ड एट माइक्रोपाइलर एंड, कभी भी इसका कोई एक्सेप्शन आज तक पॉसिबल नहीं है। ये अगर एग एपरेटस माइक्रोपाइलर एंड पे नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता, राइट। एंटीपोडल और वेजिटेटिव सेल एक्ट एज conduit system for transport of nutrients or supply of nutrients from nucellus to inside of embryo sac। हमने कहाँ पोजीशन किया है इसको, चलाजल एंड पे, और सबसे ज्यादा भी हमारे पास क्या प्रेजेंट है, न्यूसेलस कहाँ प्रेजेंट है, राइट। इफ वी विल से दैट इज बीइंग प्रेजेंट एट द चलाजल एंड ओनली। तो न्यूसेलस से जो भी फूड बन रहा है, जो भी फूड उसमें आया है, वो फूड को आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट अप करना किसका काम होगा, हमारे पास एंटीपोडल्स का, राइट। नो रोल ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन, get degenerate once syngamy progresses। जैसे ही सिंगैमी प्रोग्रेस हो जाएगी, राइट, ये सेल्स हमारे पास डीजनरेट हो जाते हैं, इनका कोई रोल नहीं होता, राइट, डबल फर्टिलाइजेशन, दे जस्ट गेट डीजनरेटेड because they are not going to perform any such particular function, so simply get degenerated out from there, right। The fourth one is central cell or called large cell, 1 ploidy n+n, इसकी ploidy n+n लिख सकते हैं, मैं 2n नहीं लिखना कभी। One of the largest cell of embryo sac with 2 polar nuclei which during fertilization act के दौरान और entry of pollen tube content in synergid, जब पोलन ट्यूब का कंटेंट सिनर्जिड में आता है, इन सिनर्जिड, राइट, उस टाइम पे, राइट, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एक्ट और एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब कंटेंट इन सिनर्जिड, डेवलप एज definitive nucleus which is 2n। पॉइंट ध्यान से, हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है which is called n+n। They will go for karyogamy and become definitive nucleus which is 2n before triple fusion। ट्रिपल फ्यूजन होने से पहले ही ये फ्यूज्ड हो जाते हैं। आप 10 तक लिखते थे पोलर न्यूक्लियर, लेकिन अब हम पोलर न्यूक्लियर नहीं, हम डेफिनेटिव न्यूक्लियर से सेकेंडरी सेल लिखेंगे। वेयर पोलर न्यूक्लियर किसमें प्रेजेंट है, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल का नाम चेंज करके हम कर देते हैं हम सेकेंडरी सेल। पॉइंट क्लियर हुआ, राइट। सेंट्रल सेल जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, राइट, जब उनकी कैरियोगेमी हो गई, once the pollen tube content has been released in synergid, because now the task going is the syngamy and triple fusion, at that moment only, right, karyogamy occur and the polar nuclei will fuse together and become a 2n structure, and that 2n structure is called as a definitive nucleus। Polar nuclei are being present within the central cell,
and the definitive nucleus are present within the secondary cell. आपने बस नामकरण कर दिया, उसका नया नाम दे दिया है और कुछ चेंज नहीं किया. Got this thing everyone? Complete with the embryo sac? Yes, ma'am. Right. So this is basically बचा 7-celled 8 nucleated structure, right, that we say about over here. Right, noted यहाँ तक सबका अच्छे से? कोई डाउट इसके अंदर? क्योंकि इस पे डिटेलिंग जरूर आती है, क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए इसके अंदर किसी की भी. हम पोलर न्यूक्लियाई की फिर हम प्लॉइडी 2n ही बताएंगे ना? नहीं, n+n पोलर न्यूक्लियाई आप नाम ही नहीं लोगे ना, यू जस्ट चेंज द नेम टू डेफिनेटिव न्यूक्लियस. एट द टाइम ऑफ n+n, अगर आपको ट्रिपल फ्यूजन के टाइम पूछेगा देन यू कैन से, तब आप कह सकते हो कि हाँ दिस इज बीइंग द वन, राइट, जिसमें ये प्रेजेंट है हमारे पास कि इट विल फॉलो, राइट, की 2n कंडीशन है. तब हो सकता है क्वेश्चन डेफिनेटिव न्यूक्लियस ना लिख के दे, तो आप इसको सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी न्यूक्लियस नहीं लिखा हुआ, डेफिनेटिव न्यूक्लियस नहीं लिखा हुआ, तब आप 2n कह सकते हो, अदरवाइज नहीं. ठीक है, एवरीवन कंप्लीटेड बचा यहाँ तक? यस मैम. ओके गाइस, नाउ अब इसी में ही, राइट, एक दो एक्सेप्शन है, वो ध्यान रखना. देखो हमने जो डेवलपमेंट पढ़ी थी, राइट, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट कौन सी पढ़ाई थी? एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट सबसे कॉमन हमने अभी कौन सी पढ़ी थी जो पूरी डेवलपमेंट पढ़ी है? मैम मोनोस्पोरिक. पॉलीगोनम, monosporic type, which is called polygonum type. Right? Now, another type of monosporic development. monosporic का ही एक टाइप और है, monosporic development. is ओइनोथेरा टाइप. ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आगे एंडोस्पर्म में आएगा, तो अभी सिर्फ डिटेलिंग कुछ नहीं करनी, ध्यान से बस समझेंगे इसको. ओइनोथेरा टाइप है क्या? ओइनोथेरा अगर सबको पता हो तो आप म्यूटेशन थ्योरी जब पढ़ते हो ह्यूगो डी वेरिस की, तो वहां पढ़ते हो इवनिंग प्रिमरोज. थोड़ा सा अगर ध्यान हो 12th का तो. यस एंड इवनिंग प्रिमरोज को कहते हैं हम ओइनोथेरा लेमार्कियाना. तो ये उस प्लांट की स्टडी है, ओइनोथेरा लेमार्कियाना इवनिंग प्रिमरोज, जहां पर आपने क्या किया, मेगास्पोर से ना 3 माइटोटिक डिवीजन नहीं, 2 माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन कराए. अगर 2 माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन कराए तो बेटा कितने न्यूक्लियस बनेंगे? 4 या 8? 4 ना. तो वी हैव द 4 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, और 4 nucleated structure will go for the development and form 4 nucleated 4-celled embryo sac. एक अकेला एग्जाम्पल है पूरे एंजियोस्पर्म का, जिसमें एम्ब्रियो सैक 4 न्यूक्लिएटेड 4 सेल्ड है, राइट. कैसे? अगर इसके एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनाए बेटा, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं मैं क्या कम कर सकती हूँ एम्ब्रियो सैक में, टेल मी what I can make it deficit ताकि 4 न्यूक्लिएटेड 4 सेल्ड बन जाए. मैम एंटीपोडल हटा दूं, बिल्कुल. एंटीपोडल का तो कोई काम नहीं है ना, राइट, आई कैन लेट इट रिमूव. प्लस एक चीज और करनी पड़ेगी, एंटीपोडल हटा के 7 सेल से 4 सेल पे तो आ गए, लेकिन 8 न्यूक्लिएटेड से 4 न्यूक्लिएटेड कैसे आएंगे? पोलर न्यूक्लियाई एक ही रखें, एक पोलर न्यूक्लिया हटा दे, एक पोलर न्यूक्लियर, क्योंकि सिनर्जेट तो देना ही पड़ेगा. सिनर्जेट नहीं दोगे तो एग कैसे प्रोटेक्टेड रहेगा? तो ये तो हो गया आपका एग, इसको भी न्यूक्लियस दे दिया. ये हो गए सिनर्जेट, राइट, ये भी पूरे बना दिए, तो 3 न्यूक्लियस तो यहीं पर आ गए. अब बचा एक न्यूक्लियस, तो पोलर न्यूक्लियाई ना होके क्या हो गया हमारे पास? पोलर न्यूक्लियस, दैट इज N. ये पूरा सेल, एक मिनट से, ये पूरा सेल क्या बन चुका है हमारे पास? सेंट्रल सेल. तो अब हमने कहा यहाँ पर आपने क्या नहीं बनाया? नो एंटीपोडल्स,
and only one polar nucleus in central cell, else everything remains same. Egg apparatus आपका as it is. तो अब अगर आप इसको लिखते हो तो you will write it as 1 plus 3, right? Or we can write it as 1 plus 2 plus 1. ये कंडीशन क्लियर है? 1 plus 2 plus 1. 1 क्या हो गया सेंट्रल सेल, 2 क्या हो गया सिनर्जिड, 1 क्या हो गया एग, राइट? हाँ जी, अब बताओ मैम अगर एक सिनर्जिड हटा देते तो? ये कैसे हटा देते बेटा? एग को प्रोटेक्शन कैसे मिलती? पोलन ट्यूब को गाइड कौन करता है? सिनर्जिड है तभी तो फर्टिलाइजेशन का टास्क शुरू हुआ। मैम मतलब दोनों होना चाहिए, दोनों साइड। एग्जैक्टली, सिनर्जिड तो होने ही चाहिए दोनों, उसमें तो आप हटा ही नहीं सकते, राइट? Yes guys, everyone got this thing? Now tell me, the endosperm formed in this plant can ever be 3n in nature? The endosperm formed in this plant can ever be 3n in nature? No ma'am. No. Endosperm No, can ma'am. only be 2n. Endosperm सिर्फ diploid है, तो exceptional case for endosperm also, वहां पर लिखेंगे, बट ध्यान रखना कि इसमें एक ही पोलर न्यूक्लियस है, एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा तो एंडोस्पर्म तो 2n ही होगा ना, 3n तो हो ही नहीं सकता, राइट? तो ट्रिपल फ्यूजन होगा तो सही, लेकिन ट्रिपल फ्यूजन में 3 चीजें फ्यूज नहीं करेंगी, फ्यूज अभी भी 2 ही करेंगी, राइट? एंड फॉर्मेशन किसकी होगी? डिप्लॉइड एंडोस्पर्म की, राइट? ध्यान रहेगा ये पॉइंट सबको अच्छे से। कंप्लीटेड मैम फिर एवरीवन? इसे ट्रिपल फ्यूजन तो नहीं करेंगे हम? बेटा नाम तो वही रखेंगे ना, नाम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि एक ही एक्सेप्शन है अच्छा ठीक है ना, राइट? यस गाइस, कंप्लीटेड यहाँ तक टास्क, राइट? Now another type of developments, embryo sac developments, सिर्फ नाम याद रखना है, डेवलपमेंट के प्रोसेस नहीं पढ़ने हमें। embryo sac developments suggested by P. Maheshwari were bisporic development and tetrasporic development, राइट? ये भी होते हैं जिसकी वजह से एम्ब्रियो सैक हो सकता है, राइट? हमारे पास 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड ना बन के, राइट, 16 सेल्ड बनता है, राइट? नंबर डबल होते चले जाते हैं, 32 सेल बनता है, लेकिन वो कंडीशंस आपको पढ़नी नहीं है, दे ऑल आर द म्यूटेशनल कंडीशंस, बहुत रेयरली फाउंड होती हैं, राइट? बाइस्पोरिक हमें एलियम स्पीशीज में मिलता है, जो अनियन है, गार्लिक है, इनमें मिलता है, या एंडमियन स्पीशीज में मिलता है, एलियम और एंडमियन स्पीशीज, क्योंकि इसके 2 टाइप है, एलियम एंड एंडमियन टाइप, राइट? और जो टेट्रास्पोरिक है हमारे पास, क्या मीनिंग है बेटा? बाइस्पोरिक का मतलब ये है कि इसमें मेगास्पोर तो एक ही रहेगा, फंक्शनल मेगास्पोर कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन ये बाई न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर होगा, टेट्रा न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर होगा, सो देयर इज समथिंग डिफरेंट इन देम, राइट? नॉट द सेम थिंग व्हिच वी हैव स्टडीड। तो आपको सिर्फ मोनोस्पोरिक ध्यान रखना है, इनके सिर्फ एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि बाइस्पोरिक में एलियम और एंडमियन हो सकता है, राइट? टेट्रास्पोरिक के अंदर हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं, राइट? बहुत एक्सेप्शनल प्लांट्स है टेट्रास्पोरिक जो फॉलो करते हैं, राइट? और अलग अलग डेवलपमेंट्स भी करते हैं, राइट? तो हमें ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ हमें यहाँ पर फ्रिटिलेरिया स्पीशीज, पेपिरोमिया, ये 2 नाम याद करना आपको, राइट? That is for bisporic and tetrasporic term. So these are the exceptions. मैम बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक का मतलब क्या है? मैंने अभी वही बोला कि the development where a megaspore binucleated in nature will follow the development, that is bisporic, और जहां मेगास्पोर टेट्रा न्यूक्लिएटेड होता है और वो फॉलो करता है डेवलपमेंट, वो टेट्रास्पोरिक होता है। That's it. इससे ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत है नहीं। इफ यू वांट आई कैन टेल यू, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? लेकिन वो प्रोसेस विजन बढ़ेगी, राइट? तो अगर समझना है तो आई कैन टेल यू क्या होता है, इट्स योर चॉइस, यू कैन टेल मी। नो मैम, ऐसे याद कर लेंगे। तभी मैंने राइट, इट्स बेटर यू विल जस्ट रिमेंबर दिस कि बाइस्पोरिक का सिंपल मीनिंग 2 स्पोर्स नहीं है,
फंक्शनल एक ही स्पोर रहेगा, बस वो बाई न्यूक्लिएटेड होगा. टेट्रास्पोरिक का मतलब वो टेट्रा न्यूक्लिएटेड होगा. दैट्स इट. राइट, एंड दे विल फॉलो द डेवलपमेंट. राइट, ओके गाइस, सो कंप्लीटेड यहां तक सबको अच्छे से. ऑइनोथेरा जरूर ध्यान रखना है बेटा, ऑइनोथेरा पे, क्योंकि एनसीईआरटी गिवन एग्जांपल है, इस चैप्टर में नहीं, म्यूटेशन में दे रखा है, तो इसलिए क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं. पहले आ भी चुका है नीट में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में 2012-13 के अराउंड. राइट, तो जस्ट एक बार ध्यान रखना ऑइनोथेरा के बारे में. नाउ द नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ ओव्यूल. अब ओव्यूल के टाइप पढ़ेंगे हम. पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल, चलाजा एंड फ्यूनिकल. बहुत सिंपल टाइप्स हैं, बस ध्यान से समझने हैं अरेंजमेंट हम कैसे कर रहे हैं. राइट, सो एवरीवन रेडी, स्टार्ट करें. यस मैम. ओके मैम. नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ ओव्यूल, और ये मैं आपको इवोल्यूशन के हिसाब से समझाऊंगी तो इजीली समझ आता रहेगा. ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इज द फर्स्ट type of ovule ever originated in the plants. जो प्लांट में सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ. और ओव्यूल सबसे पहले आया भी किस में था? जिम्नोस्पर्म्स. दैट्स व्हाई ऑर्थोट्रोपस इज फाउंड इन जिम्नोस्पर्म. ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल एक ऐसा है हमारे पास जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट ओव्यूल, क्योंकि आगे हम इसकी कर्लिंग ही करना है. हुज माइक इज ऑन बेटा, म्यूट योरसेल्फ. Right, it is called as the straight ovule. Straight ovule हम इसे नाम देते हैं. Now, श्रद्धा म्यूट योरसेल्फ, बिकॉज अब मैं अगर म्यूट कर दूंगी तो फिर सारे ही म्यूट हो जाएंगे, तो बोल नहीं पाओगे सेशन में. ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इज अ स्ट्रेट ओव्यूल, फर्स्ट टाइप ऑफ ओव्यूल जो ओरिजिनेट हुआ जिम्नोस्पर्म में. जिसमें हमने क्या कहा, ओव्यूल हमें कैसा दिखेगा? This is the micropylar end. ये हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड है इसका. ओव्यूल का ये स्टॉक हो गई विच इज कॉल्ड फ्यूनिकल. दिस इज द एंड विच इज द ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल, एंड दिस इज द पॉइंट कॉल्ड चलाजा. तो अब अगर देखा जाए तो माइक्रोपाइल कहाँ है? एपेक्स पे है ना, इसीलिए इसे एपिकल ओपनिंग कहते हैं. ये बेस पे आ गया चलाजा, इसीलिए इसे बेसल एंड कहते हैं. और ये हमारे पास कनेक्टिंग स्ट्रैंड हो गया. तो एक ऐसा ओव्यूल जिसमें बेटा माइक्रोपाइल, चलाजा, फ्यूनिकल इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज व्हाई दिस ओव्यूल इज कॉल्ड एज द ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. मीनिंग समझ आया? Got the concept everyone? Right? अब इसी ऑर्थोट्रोपस में भी तो चलाजल बेसल एंड पे ही होता है बेटा. चलाजल को बेसल एंड नाम देते हैं, बेसल एंड पे होता नहीं है, चलाजल टॉप पे चला जाता है. बेसल एंड तो इसका नेम दे दिया हमने भाई. अब हमें समझना है एनाट्रोपस कैसे बना. राइट, ऑर्थोट्रोपस इज द वन जिसमें माइक्रोपाइल, चलाजा, फ्यूनिकल, एवरीथिंग इज इन द स्ट्रेट मैनर, स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है. राइट, हर चीज राइट बिल्कुल स्ट्रेट में प्रेजेंट है. यहीं पर बीच में इसमें पूरा स्ट्रक्चर बनेगा इसके एम्ब्रियो सैक. राइट, एम्ब्रियो सैक तो इसमें बनता नहीं, सॉरी, यहाँ डेवलपमेंट होगी आपका विद द कॉल्ड एंडोस्पर्म. एंड अगर प्लांट किंगडम ध्यान है तो एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एज द फीमेल गैमेटोफाइट in the case of the gymnosperm, जो फॉर्म होगा. राइट, सो दिस इज बेसिकली बीइंग द ओव्यूल स्ट्रक्चर. अब आपने क्या किया, इसी ओव्यूल को हमने इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्जन एट 180 डिग्रीज. 180 डिग्री आपने इन्वर्ट कर दिया, मींस आपने इस एंड को पकड़ा और खींच के नीचे की तरफ लाया, 180 डिग्री का टर्न किया. अगर मैंने इसका 180 डिग्री टर्न कर दिया तो अब इसमें इमेजिन करो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा. इफ यू टर्न इट 180 डिग्री तो मेरे पास क्या होगा, ये फ्यूनिकल हो गया. अगर आप माइक्रोपाइल को खींच के नीचे ले आए तो माइक्रोपाइल यहां आ गया ना.
यू इन्वर्टेड एट 180 डिग्री ना, फिगर को 180 डिग्री इन्वर्ट कर दिया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, दिस इज द फ्यूनिकल, दिस इज द माइक्रोपाइल, और अब चलाजा कहां चला गया ऑटोमेटिकली एट द टॉप। लेकिन इसका ये मतलब नहीं चलाजा भी बेस पे नहीं है, चलाजा है बेसल एंड ही, लेकिन वो इन्वर्जन की वजह से, इस शिफ्टिंग की वजह से माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के पास आ गया। तो आई कैन सिंपली से दैट फ्यूनिकल इज नियर टू माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल इज अपोजिट टू चलाजा। तो ये जो मेरे पास ओव्यूल बना, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड ओव्यूल। इसको मैंने इन्वर्टेड ओव्यूल का नाम दिया, और इन्वर्टेड ओव्यूल को ही हम नाम क्या देते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। दिस इज पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। और यहां जो सेंटर में आपने बनाया वो आपके पास क्या है, यहां पर एम्ब्रियो सैक, राइट। तो अब अगर मैं इस डायग्राम को, राइट, अगर आपने ही जो ये डायग्राम बनाया ना, इसको जरा लेफ्ट टू राइट, जैसे भी आप देखते हो ना जूलॉजी के डायग्राम्स, वैसे ही इसको अपसाइड डाउन करो तो आपका एनसीईआरटी ने डायग्राम वो दे रखा है। सिर्फ आपको इमेजिन ये करना है माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल पास में होने चाहिए, चलाजल एकदम अपोजिट होना चाहिए, तब हम ये सेकेंड टाइप पढ़ते हैं, विच इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस ओव्यूल, or called inverted ovule, or called resupinate ovule, right, जो लास्ट टाइम मैंने सारे मीनिंग इसके बताए थे। also called pendulous ovule, right, when you did 180 degree inversion, right, आपने किया तो माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के पास आ गया। आपको यही पहचान रखनी, ये नहीं रखना माइक्रोपाइल नीचे लटक रहा है तो एनाट्रोपस है, माइक्रोपाइल ऊपर है तो ऑर्थोट्रोपस है। मैं इसी डायग्राम को, इफ आई मेक इट अपसाइड डाउन, तो मैं इसी डायग्राम को एनसीईआरटी में जो बना हुआ डायग्राम है वो एनाट्रोपस का ही है, वो गलत नहीं है। सिर्फ एनाट्रोपस को पहचानते कैसे हैं कि माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल आमने सामने होने चाहिए और चलाजल बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए उनका, राइट। देन इट इज कॉल्ड एनाट्रोपस ओव्यूल, फॉलोड बाय 82% ऑफ एंजियोस्पर्म। 80 to 82% एंजियोस्पर्म इसी को फॉलो करते हैं डेवलपमेंट को। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस मैम। समझ आ गया आप सबको मीनिंग अच्छे से मैम। एनाट्रोपस का? हाँ जी मैम, फ्यूनिकल मैम स्टॉक है, इस वजह से वो रोटेट नहीं हुई। बच्चे, फ्यूनिकल तो नीचे से ही आ रहा है ना, आप एक टिप से पकड़ के 180 डिग्री घुमाओगे ना, या तो फ्यूनिकल से घुमा देते, आपने माइक्रोपाइल से घुमाया। अच्छा, मतलब सिर्फ माइक्रोपाइल और चलाजा ही जाएगा। एग्जैक्टली, उन्हीं की पोजीशन आपने चेंज की। ठीक है बच्चा, क्लियर है यहाँ तक? अब अगर मैंने इसी ऑर्थोट्रोपस को इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्जन एट 90 डिग्रीज, अब इमेजिन करो कैसा डायग्राम होगा। अगर मैंने 90 डिग्रीज पे इन्वर्ट किया तो फ्यूनिकल तो ये रहा, क्या इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा? पूरा इन्वर्ट नहीं हुआ। देखो अब एनाट्रोपस को कंपेयर करो, ऑर्थोट्रोपस को कंपेयर करो। ऑर्थोट्रोपस में माइक्रोपाइल ऊपर था, आप उसे घुमा रहे थे, लेकिन घुमा के आप किस एंगल पे ले आए? 90 डिग्री पे। किसके 90 डिग्री पे? फ्यूनिकल के। तो अगर देखा जाए इसके अंदर, तो ये हमारे पास पोर्शन माइक्रोपाइल का, दिस इज द पोर्शन कॉल्ड फ्यूनिकल, दिस इज माइक्रोपाइल, और ये पोर्शन क्या हो गया? चलाजा। तो अब कैसा बना हमारे पास? फ्यूनिकल, चलाजा, माइक्रोपाइल, बन गया 90 डिग्री का एंगल, राइट। अगर 90 डिग्री बना, 180 डिग्री नहीं बना, तो इसे नाम क्या दे दिया हमने? हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। हेमी एनाट्रोपस मींस इन्वर्जन तो किया आपने, लेकिन 180 डिग्री पे इन्वर्जन नहीं किया। इन्वर्जन कितने पे किया आपने? सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्रीज पे। वी हैवंट इन्वर्टेड इट कंप्लीटली। अगर कंप्लीट इन्वर्जन करते तब मैं इसमें कहती कि हमारे पास एनाट्रोपस हुआ। कंप्लीट इन्वर्जन नहीं हुआ तो we can simply say that it is the hemi-anatropous ovule, but there is no change in the position of embryo sac. Embryo sac अभी भी as it is, straight है हमारे पास, right? It's a very primitive type present in Ranunculus. और अगर सबको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था मॉर्फोलॉजी में Ranunculaceae is the primitive family, right? So everyone got this third example? ये सब हम ऑर्थोट्रोपस से ही चेंज कर रहे हैं। हाँ जी गाइस, everyone clear with this, right?
अब मैंने कहा आपने इन्वर्जन तो किया, लेकिन आपने एक ऐसे एंगल पे कर दिया जो ना तो 90 है ना ही 180 है। मींस इसी से ही नेक्स्ट पे आ गई अब मैं, इन्वर्जन एट एन एंगल लेस देन 180। 180 डिग्री पे पूरा नहीं करना, लेस देन 180 डिग्री। 90 से ज्यादा भी हो सकता है, 90 से कम भी हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली 90 से ज्यादा ही होता है। तो जैसे हम बनाते नहीं राइट एंगल, राइट, फिर ऑब्ट्यूज और वो वाला हम यहाँ पर बना रहे हैं बेसिकली। तो वी कैन से मोर और लेस एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल। इट्स नॉट वी कैन से राइट द कंप्लीट 90। अगर कंप्लीट 90 नहीं है तो इमेजिन करो स्ट्रक्चर कैसे होगा। ये फ्यूनिकल, अब जो माइक्रोपाइल जाएगा वो थोड़ा सा ऐसे इन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर 90 पे भी नहीं जा पाया और उसी के साथ साथ वो हमारे पास 180 पे भी नहीं आ पाया। इज इट फाइन? राइट, तो हमने कहा ये हमारे पास अगर एंगल बनता है तो ये हम क्या डिफाइन करेंगे? इट्स अ कंडीशन दैट दिस इज द माइक्रोपाइल, दिस इज द चलाजा एंड दिस इज फ्यूनिकल। अब देखो क्या माइक्रोपाइल फ्यूनिकल की तरफ आ रहा है? 180 होने की कोशिश है, लेकिन एम्ब्रियो सैक पे कोई फर्क नहीं। तो इसको हमने नाम क्या दे दिया? वी जस्ट नेम इट एज कैम्फाइलोट्रोपस, कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल। राइट, तो अब अगर मैं इसका बनाऊं तो फ्यूनिकल, फ्यूनिकल से चलाजल तो स्ट्रेट है, लेकिन माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के पास नहीं आया। एनाट्रोपस में देखो डायग्राम कैसा था, फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल एक साथ थे, चलाजल अपोजिट हो गया था। अब फ्यूनिकल माइक्रोपाइल तो स्ट्रेट लाइन में दिख रहे हैं, लेकिन फ्यूनिकल और चलाजल तो स्ट्रेट लाइन में दिख रहे हैं, लेकिन माइक्रोपाइल थोड़ा सा एंगल्ड दिख रहा है। राइट, गॉट दिस थिंग एवरीवन? कैम्फाइलोट्रोपस क्लियर हुआ? ब्रासिकेसी, which is also called crucifery family, and लेग्यूमिनेसी फैमिली। राइट, उसमें फाइंड होता है हमारे पास। Got this condition? राइट, अब अगर इसी कैम्फाइलोट्रोपस में आपने एंगल तो किया, इन्वर्जन किया, सेम इन्वर्जन एट लेस देन 180, बट embryo sac also tilt, embryo sac also get tilted as horseshoe shape। इसी का टाइप हो गया कैम्फाइलो का। अगर आपने हॉर्सशू शेप एम्ब्रियो सैक को कर दिया, इसका मतलब ये मेरे पास जो अभी डायग्राम था जो इस तरीके से इन्वर्ट हुआ था, इन दिस कंडीशन हमने कहा ये ठीक है, हमारे पास माइक्रोपाइल लग रहा है कि एट एन एंगल आ चुका है, लेकिन अब हमने एम्ब्रियो सैक को भी टिल्ट कर दिया। एम्ब्रियो सैक गेट टिल्टेड एज वेल। एम्ब्रियो सैक कैसा बन गया? हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो सैक। तो अब मैं इसे कैम्फाइलोट्रोपस नहीं कह सकती, इट्स अ टाइप ऑफ द कैम्फाइलोट्रोपस व्हिच बिकम द फिफ्थ वन। राइट, कि ये तो फ्यूनिकल हो गया, ये चलाजल हो गया, ये माइक्रोपाइल हो गया। एम्फीट्रोपस ओव्यूल, in the case of lemna and poppy, इन दो पापावर सोमिनिफेरम एंड लेमना, इन दो के अंदर हमें मिलता है। राइट, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एवरीवन गॉट द कंडीशन? समझ आया सबको अच्छे से? एंड द सिक्स्थ टाइप इज वेरी वेरी रेयर विच इज बीइंग फाउंड। सिक्स टाइप से दैट आपके पास ऑर्थोट्रोपस था, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल था। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल को आपने इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्जन एट 360 डिग्री, द हाईएस्ट इन्वर्जन। क्या मीनिंग होगा 360 डिग्री के इन्वर्जन का? मतलब क्या आपने जब इन्वर्जन किया तो वो कैसे इन्वर्ट कर दिया? एक बार आपने 180 घुमाया, 180 घुमा के फिर आपने 360 पे घुमा दिया। इज इट लुकिंग लाइक दिस?
अगर हम यहाँ पर देखें यस गाइस, ऐसा दिखेगा कि फ्यूनिकल एक राउंड और घूम गया ऊपर, राइट? तो ये मेरे पास क्या हो गया, दिस इज फ्यूनिकल, दिस इज माइक्रोपाइल। क्या ऑर्थोट्रोपस के जैसा ही दिख रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई फ्यूनिकल ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है, पूरा घूम चुका है उसके अराउंड। यस गाइस, पॉइंट समझ आया? Yes. एंड दिस इज द एम्ब्रियो सैक। सिर्फ एंगल से समझना है इसको तो ज्यादा इजीली क्लियर होगा, वरना तो फिर रटना तो फिर चॉइस ही हो जाती है। सिर्सिनोट्रोपस ओव्यू, जब आपने 360 डिग्री पे करा दी, इट इज फाउंड इन ओपनशिया, राइट? जब आपने 360 डिग्री इन्वर्ट कर दिया उसको। यस एवरीवन, ऑल द कन्वर्जन्स क्लियर? कैसे कैसे चेंज किया? 180 डिग्री, 90 डिग्री, लेस देन, greater than 190 degree, that is less than 180 degree, then 360 degree, and in between horseshoe shape. Completed यहाँ तक का टॉपिक अच्छे से? Yes, ma'am. अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट इसमें? ओके एवरीवन, राइट? नाउ नोट हो गया पूरा टाइप ऑफ ओव्यूल सबका, राइट? तो ये सारे टाइप्स ध्यान रखना है। एग्जाम में एनाट्रोपस जरूर आते हैं, ऑर्थोट्रोपस भी आता है, क्योंकि ऑर्थोट्रोपस आप इन जिम्नोस्पर्म में पढ़ते हो, ये अभी आप एंजियोस्पर्म में पढ़ रहे हो एनाट्रोपस। बाकी के एग्जाम्पल से मैच द फॉलोइंग में आएंगे, वो भी एग्जाम्पल के हिसाब से। कंफ्यूज मत होना, हेमी का मतलब 90 डिग्री, कैम्फाइलो का मतलब लेस और ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट? एम्फीट्रोपस जो कैम्फाइलो का ही पार्ट है, बट हॉर्सशू शेप एम्ब्रियो सैक, ये 2-3 बार आ चुका है, एम्फीट्रोपस के बारे में बात हो चुकी है। सिर्सिनोट्रोपस बहुत रेयर है, क्योंकि खुद टाइप ही रेयर है, तो क्वेश्चन भी इसमें बहुत रेयर लिया है अभी तक, राइट? सो दिस इज वेयर वी कंप्लीटेड विद द फीमेल सिस्टम एज वेल। यहाँ आपका ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी फिनिश होता है, फाइन, राइट? कंप्लीटेड यहाँ तक, आगे बढ़े, right? So we completed with the male reproductive system, female reproductive system. तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, right? ताकि ये पार्ट फिनिश हो जाए, फिर स्टार्ट करते हैं आपका पॉलिनेशन के पार्ट से। पॉलिनेशन, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, देन डबल फर्टिलाइजेशन, देन एम्ब्रियोजेनेसिस, राइट? ओके एवरीवन, हाँ जी, संडे वाली क्लास का ध्यान है ना सबको? ठीक है, 10:30 to 12:30 जेनेटिक्स वाली क्लास जो संडे होती है हमारी, वो एज इट इज, नो चेंज इन दैट, राइट? तो इसीलिए बाकी की क्लासेस के साथ मर्ज अप ना हो, तो ध्यान रखना आप लोग, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ मूविंग टू दिस, ओके, लेट्स हैव द क्वेश्चन गाइस। हाउ मेनी डिविजन्स will be required to form 100 mature male gametophyte from microspore mother cell? जल्दी से। From 25. माइक्रोस्पोर मसल से मेल गैमेटोफाइट बनाने का पूछ रही हूँ मैं। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द माइक्रोस्पोर बच्चा, जस्ट थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करो। राइट, 1 मिनट क्वेश्चन करो।
हाँ जी guys, any answer? No response yet. What happened guys? ये क्वेश्चन हमने इसका पूरा मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, बस उसी चीज को जो बताया था अगर वही लगा दोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. मैम 25 meiosis और 100 mitosis. Okay, 25 meiosis and 100 mitosis. नो मैम गलत हो गया, अभी बता. Yes, anyone else? क्या हो गया भाई, इतनी सारी स्ट्रेंथ बैठी है but still I'm not getting the answer. मैम 25 meiosis and 50 mitosis. Okay. Now if I start the question guys, मुझे क्वेश्चन ने जो दे रखा है 100 मैच्योर मेल गेमेटोफाइट. अब इसका मीनिंग क्या है, पहले तो ये बताना मैच्योर मेल गेमेटोफाइट कौन होता है? 3 सेल्ड पोलन ग्रेन. 3 cell pollen grain. मैच्योर का यही मीनिंग बताया था, 3 सेल्ड पोलन ग्रेन. अगर ये बने होंगे, मैं रिवर्स प्रोसेस चलाऊंगी. दे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम द 2 सेल्ड पोलन ग्रेन. जनरेटिव सेल ने मल्टीप्लाई किया होगा. अगर 100 ये बने हैं तो 100 ही 2 सेल्ड होंगे. तो हर एक ने अगर एक बार माइटोसिस किया हो तो 100 माइटोसिस तो हुए ही होंगे. फिर 100 2 सेल्ड पोलन ग्रेन बने होंगे 100 माइक्रोस्पोर से, क्योंकि हर माइक्रोस्पोर एक माइटोसिस तो जरूर करेगा ताकि एक 2 सेल्ड पोलन ग्रेन बना सके. अब 4 माइक्रोस्पोर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से बन जाते हैं, तो मतलब 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल रही होंगी जिन्होंने 25 बार मियोसिस, हर एक ने एक मियोसिस किया तो 25 बार मियोसिस हुआ ताकि 100 माइक्रोस्पोर बन जाए. द टोटल डिविजन्स इन्वॉल्व्ड आर, ऐड नहीं करना क्योंकि सेम एंटिटी नहीं है, तो 25 मियोसिस एंड 200 mitosis. A very simple question. What happened? क्या हो गया था इसके अंदर? सिंपल, आपको बैकफ्लो ही तो चलाना है क्वेश्चन में, राइट? और ये पूरी डिटेलिंग मैंने आपको इसीलिए जब मेल वाला सिस्टम एंड किया था उस टाइम ये डिफाइन किया था, ताकि ये ध्यान रहे कि क्वेश्चन जो पूछ रहे उसी में से एक पिक करके आप आंसर कर सको. That's why I said कि ध्यान से क्लास में पढ़ना भी चाहिए और घर जाके भी एक बार रिवाइज करना चाहिए ताकि क्वेश्चन अप्लाई हो सके. Everyone got this thing? क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? Yes मैम. कोई डाउट उसमें? कंप्लीट है यहाँ तक? Yes मैम. Now the next one. Same question. How many divisions required to form 100 mature female gametophyte from megaspore mother cell? Quickly guys. अब इसका आंसर सही मिलना चाहिए मुझे. मैम 100 meiosis और 300 mitosis. Okay.
Yes. Anyone else? मैम सेम ये 100 meiosis 300 mitosis. Very good. Good both of you. Right. अगर हम इसमें क्वेश्चन, ये भी मैंने लास्ट टाइम फीमेल वाले सिस्टम में आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पर 100 मेच्योर कौन होता है हमारे पास, दैट इज द एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड. तो आपने एम्ब्रियो सैक है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनाया है. अगर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर 100 बना तो वो किससे बना होगा? 100 मेगास्पोर से. और कितने माइटोसिस होते हैं? 3 माइटोसिस होते हैं. तो 100 इंटू 3 माइटोसिस, क्योंकि एक माइटोसिस से बाई न्यूक्लिएटेड, फिर टेट्रा न्यूक्लिएटेड, फाइनली वी फॉर्म दी ऑक्टा न्यूक्लिएटेड. तभी तो 8 न्यूक्लियस बनेंगे. राइट. जो 100 मेगास्पोर्स हैं हमारे पास, वो किससे बनते हैं? 100 मेगास्पोर मदर सेल से. राइट. वाई? बिकॉज 3 गेट डीजेनरेट ऑन एवरी मियोसिस. हर मियोसिस पे 3 डीजेनरेट हो जाएंगे. तो कितने मियोसिस हो गए? 100 मियोसिस. So we have the simple answer, that is total division equals to 100 meiosis and 300 mitosis. Right? Complete a question. हो जाएंगे वैसे क्वेश्चन, चाहे बीच में से कोई भी स्टेप दे दें. राइट. डायरेक्ट जब भी आपसे पूछे तो यू हैव टू सॉल्व इट लाइक दिस. डन एवरीवन? Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay, good guys. Now moving to the next topic, pollination. अब अगर pollination को डिफाइन करते हैं तो what is pollination? Basically that is a transfer of pollen. pollen का ट्रांसफर होना. राइट. फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक हमें कराना है? फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा. राइट. तो हमने कहा pollination is simply says to be the transfer of pollen from anther to stigma. अब ये डिपेंड करता है कि एक फ्लावर के हैं, एक प्लांट के हैं, या 2 अलग अलग प्लांट्स के हैं. तो वी कैन सिंपली से, बच्चे बहुत ध्यान से टर्म समझनी है. राइट. दिस इज द प्लांट ए. प्लांट ए में प्रेजेंट है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट है तो प्लांट ए कैसा हो गया हमारे पास? मोनोशियस प्लांट. आई होप सबको ये थोड़ा मॉर्फोलॉजी का याद होगा. इसी के पोलन रिलीज हुए, इसी के स्टिग्मा पे लैंड हुए. राइट. द पोलन ऑफ द सेम फ्लावर. राइट. हमने कहा पोलन ऑफ फ्लावर ए ऑफ प्लांट ए लैंड ऑन स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ए ऑफ प्लांट ए. फ्लावर ए प्लांट ए के स्टिग्मा पे लैंड हुआ. तो मीन्स इट इज डूइंग व्हाट? ये क्या कर रहे हैं हमारे पास? फर्स्ट वन, सेल्फ पॉलिनेशन. करेक्ट एवरीवन? और सेल्फ पॉलिनेशन कॉल्ड एज ऑटोगैमी. ऑटोगैमी. अब हमने कहा यहां पर कि देयर इज बीइंग द वन which is a plant B. Plant B is once again monoecious plant. But we know another condition that monoecious plant can be the one which have the unisexual flowers. Half as the staminate and half as the pistillate flowers. Now conditions say pollen from this land on the stigma of the flower B of plant B. Right. अब मैंने यहां पर क्या कहा? Pollen of flower A of plant B land on stigma of flower B of plant B. तो क्या चेंज हुआ? प्लांट चेंज हुआ या फ्लावर चेंज हुआ? जस्ट फ्लावर. ओनली द फ्लावर. प्लांट तो अभी भी वही है. मीन्स जेनेटिकली तो अभी भी सेम ही है ना.
तो वी नेम दिस एज दी जीटेनोगैमी, राइट, जिसमें ट्रांसफर के लिए हमें पॉलिनेटर तो चाहिए होगा. यस, पॉलिनेटर इज रिक्वायर्ड, चाहे विंड के थ्रू जाए चाहे इंसेक्ट के थ्रू जाए, बट जेनेटिकली क्या होगा, ये सेम प्लांट में हो रहा है क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन, राइट. जीन नेटवर्क तो सेम ही है ना. समझ आया पॉइंट सबको? नाउ वी हैव द प्लांट सी and a plant D. This is dioecious plant. Dioecious में एक ही टाइप का फ्लावर होता है, तो स्टैमिनेट है ये, फ्लावर कैरी करता हुआ प्लांट ऑफ स्पीशीज 1. और ये हमारे पास dioecious which is the pistillate plant of species 1. Now the pollen of this land over here. ये क्या हो गया हमारे पास? Then the pollen of flower की तो बात ही नहीं करेंगे, plant की बात करेंगे. Plant C land on the stigma of plant D ऑफ सेम स्पीशीज. स्पीशीज सेम होना मस्ट है, ये मस्ट कंडीशन है बेटा, ध्यान रखना है. दिस इज मस्ट कंडीशन, सेम स्पीशीज. देन वी डिफाइन दिस इज द क्रॉस पॉलिनेशन और जीनोगैमी. अगर आपने डिफरेंट स्पीशी की कर दी, दिस इज कॉल्ड hybridization, then artificial hybridization, right? तो सेम स्पीशी होना मस्ट. मैम हाँ जी, एक क्वेश्चन मैम, स्पीशीज होते क्या है? कंफ्यूजन बहुत होते हैं इसमें. बेटा टेक्सोनोमी पढ़ चुके हैं हम. स्पीशीज क्या है हमारे पास? अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैविंग द कॉमन फीचर्स. सारे सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल, जेनेटिकल सब फीचर्स सेम है, राइट. जेनेटिकल में जीन नेटवर्क सेम होगा, अलील्स अलग अलग होंगे, राइट. लाइक ह्यूमन बिलोंग टू अ सिंगल स्पीशीज. हम सबके अंदर क्या है, हमारे पास सबके अंदर सेम मॉर्फोलॉजी है ना, राइट. लेकिन एक्सटर्नल फीचर्स हमारे अभी भी अलग अलग है. एक्सटर्नल फीचर मतलब अपीयरेंस अलग है, राइट. लेकिन मॉर्फोलॉजी तो वही है कि 2 आई हैं, 2 ईयर्स हैं, 1 नोज है, राइट, 2 आर्म्स हैं, 2 लेग्स हैं, राइट. तो दैट नेटवर्क इज द कंप्लीट सेम. अंदर क्रोमोसोम मेरे पास भी 46 है, बाकी आप सबके पास भी 46 है. If I'm having the 30,000 gene, you also all are having the 30,000 gene. हाँ, ये है कि मेरे अंदर alleles अलग होंगे, आपके अंदर alleles अलग होंगे, हो सकता है कुछ के लिए सेम भी हो, right? So that is basically being defined as a species. So group of all the members which are sharing the features, जो सारे features share करते हैं, सिर्फ उनका habit, उनका color, उनका habitat बस वही differ करता है. ओके. ठीक है, right? Yes guys, everyone got this thing? राइट. मीन जीनोगैमी में आपको क्या करना है कि अगर आपने पोलन पी प्लांट के लिए, तो आपको उसी पी प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड करना पड़ेगा, पाइसम सटाइवम के, राइट. ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कोई भी दूसरी स्पीशी ले लो कि भाई रोज और आज जो है रोज में या फिर राइट जैस्मीन में पॉलिनेशन करा देते हैं. दैट इज नॉट पॉसिबल नेचुरली, दैट इज आर्टिफिशियली पॉसिबल, व्हिच इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, बट नेचुरली इट इज नॉट पॉसिबल. फाइन. Yes guys, everyone noted till here? Yes मैम. ऑटोगैमी, हाँ जी. हम स्पीशीज में हम वो भी कह सकते हैं, जैसे कि हम पाइजम सटाइवम ले रहे हैं और उसकी जगह और एक और वो वाइल्ड वाला होता है, उन दोनों की किराया तो स्पीशीज सेम है ना? नहीं है, वाइल्ड वाला सेम नहीं है ना. वाइल्ड इज लेथाइरस सटाइवस. हाँ, लेथाइरस सटाइवस. जीनस भी अलग, स्पीशीज भी अलग, कैसे सेम हो गया? अच्छा ठीक है. ठीक है, राइट. यस गाइस, एवरीवन कंप्लीटेड यहाँ तक? समझ आया बच्चा सबको? ये सबसे पहली कैटेगरी तीनों. यस मैम. यस मैम. ओके गाइस, नाउ अब यही तीनों हमें डिटेल में पढ़नी है, राइट. कि सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, राइट, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी कराने के लिए क्या क्या कंडीशंस प्लांट के अंदर होनी चाहिए जो फेवर करेगा कि प्लांट ऑटोगैमी ही करे. फिर क्या ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जो फेवर करेगा कि प्लांट जीटेनोगैमी करेगा.
और फिर क्या ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि प्लांट फेवर करेगा कि वो जीनोगैमी करेगा, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट दीज डिवाइसेस, राइट, which will favor that plant should follow this type of the pollination activity, right? तो सबसे पहले आ जाते हैं inbreeding devices पे, right? तो inbreeding devices to favor ऑटोगैमी, ऑटोगैमी को फेवर कराना है, जीनोगैमी को नहीं कराना है। तो और टू रिस्ट्रिक्ट जीनोगैमी, जीनोगैमी ना हो सके, सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी ही हो, राइट? ये हमें इन ब्रीडिंग डिवाइसेस ऐसे डेवलप करने हैं ताकि हम ऑटोगैमी को फेवर कर सके। ऐसे क्या होने चाहिए? तो सबसे पहली कंडीशन तो ऑटोगैमी के लिए ये है कि प्लांट मोनोशियस हो। डायशियस तो चलेगा नहीं, डायशियस तो ऑटोगैमी कभी कर ही नहीं सकता, भाई उसके पास दूसरे टाइप का फ्लावर है ही नहीं, तो ऑटोगैमी कहां से ही करेगा? तो इट हैज टू बी मोनोशियस एंड हैज टू बी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ऐसा नहीं हो कि भाई मोनोशियस की कंडीशन दूसरी वाली फेवर हो जाएगी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो जाए, नो, वो कंडीशन नहीं चाहिए। तो देयर ऑलवेज गोइंग टू बी, राइट, बाइसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी, और वी कैन से, राइट, कि हमारे पास दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हैं, तो परफेक्ट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर होना चाहिए इन मोनोशियस प्लांट, राइट? जो इस चीज को फेवर करेंगे दे विल फॉलो द ऑटोगैमी। लेकिन अब दूसरी कंडीशन आती है, आपने दोनों सेक्सेस दे तो दिए, एंड्रोशियम गायनोशियम दे दिए, लेकिन दोनों के थ्रू डेवलपमेंट भी तो सेम टाइम पे होनी चाहिए ना। देयर मस्ट बी द डेवलपमेंट एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं कि एक जल्दी डेवलप कर रहा है, एक लेट डेवलप कर रहा है, नो, देयर मस्ट बी द डेवलपमेंट एट द सेम टाइम। सेम टाइम का डेवलपमेंट का मतलब होमोगैमी। होमोगैमी मीन्स, राइट, होमोगैमी से दैट, राइट, कि जिस टाइम पे पोलन रिलीज हो एंथर से, उस टाइम पे स्टिग्मा रेडी होना चाहिए पोलन को रिसीव करने के लिए। ऐसा नहीं पोलन तो रिलीज हो गया बैठा हुआ, स्टिग्मा अभी तक मैच्योर ही नहीं हुआ, नो, दिस शुडंट बी डन, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी टाइम लैग, राइट? तो अब हमने कहा यहां पर एंथर डाइसेंस, एंथर का डाइसेंस एंड स्टिग्मा मैच्योरिटी, स्टिग्मा की मैच्योरिटी has to be well synchronized. Synchronize का मतलब, chronic का मतलब क्या होता है? Same time. Has to be synchronized. Means pollen release and stigma reception, stigma पे receive होना occur at same time. उसी टाइम इंटरवल के अंदर अंदर दोनों काम हो जाए, तो हम ये करा सकते हैं कंडीशन, ठीक है? फिर अब डर किससे रहता है? पॉलिनेटर से, इंसेक्ट से, बेसिकली बाहर विंड से, इन सब से डर रहता है कि ठीक है ये सब आपने मैनेज किया तो भी हो सकता है कि इंसेक्ट वगैरह आके उसको डैमेज कर दे। वी डोंट हैव टू फेवर दैट, फ्लावर को क्लोज कर देते हैं। क्लिस्टोगैमी, राइट, एश्योर 100% सीड सेटिंग। ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू कभी भी जीनोगैमी के चांस ही नहीं है, 100%। इट्स वन ऑफ द कंडीशन विच इज डिफाइन एज, जिसमें चांस 1% भी नहीं है कि जीनोगैमी हो जाए, राइट? 100% सीड सेटिंग, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, राइट? दैट इज द फ्लावर नेवर ओपन, flower never open, remain closed always. अब फ्लावर ही अगर कभी ओपन नहीं हुआ, हमेशा बंद है, राइट? तो अब पॉइंट ये आया ना कि उससे कभी एंथर डाइसेंस होने का, पोलन रिलीज होने का, पॉलिनेटर के आने का कोई चांस ही नहीं है। देयर इज नो चांस एट ऑल। फाइन एवरीवन, राइट? अब अगर मान लो क्लिस्टोगैमी नहीं कर सकते, तो हमने कहा लेट्स डू द पॉलिनेशन इन द बड स्टेज ओनली। मतलब ओपनिंग ऑफ फ्लावर को डिले कर दो,
ओपनिंग ऑफ फ्लावर गेट डिले. ओपनिंग ऑफ फ्लावर को कहते हैं एंथेसिस, राइट. तो एंथेसिस गेट डिलेड, बिफोर विच सक्सेसफुल पॉलिनेशन अकर. मतलब जब हम कहते हैं फ्लोरल बड मैच्योर होता है, उसमें सब कुछ बनता है, तो फ्लावर होता है, ओपनिंग होती है फ्लावर की, राइट. फ्लावर ओपन होता है, उसकी पूरी सेपल्स पेटल सब कुछ बाहर खुलते हैं अच्छे से, राइट, ताकि वो पूरा ओपन होके आगे का काम अपना कर सके. लेकिन हमने कहा फ्लावर की ओपनिंग कोई डिले कर दो, एंथेसिस कोई डिले कर दो, राइट, कि फ्लावर बस ओपन नहीं हुआ, मैच्योर पूरा हो चुका, पॉलिनेशन पूरा सक्सेसफुल हो चुका है, उसके बाद फ्लावर ओपन होगा. पॉलिनेशन हो गया तो क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता. खोल भी दो, कोई डर नहीं, राइट. लेकिन फिर भी हम इससे एश्योर नहीं कर सकते 100%. 100% अगर एश्योर करना है तो सिर्फ एक ही मेथड है. कौन सा मेथड है हमारे पास? क्लिस्ट्रोगैमी. एवरीवन गॉट दिस थिंग, राइट? समझ आया सबको पॉइंट यहां तक? ऑटोगैमी के क्लियर? मैम बर्ड पॉलिनेशन में मैम मैच्योर होंगे सब कुछ, लेकिन बस हाँ, मैच्योर तो ना। करना है आपने, बस उसको आपने बट स्टेज में ही पॉलिनेशन करा दिया है, दैट्स इट. मैच्योर तो होगा तभी ठीक तो है। पॉलन बनेगा, राइट. अब हमने कहा एग्जांपल्स क्या क्या हैं इसके. तो बट पॉलिनेशन के लिए हम बेस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं. एनसीईआरटी मेंशन्ड एग्जांपल गाइस, पी एंड राइस, राइट. क्लिस्ट्रोगैमी के बेस्ट एग्जांपल दैट इज वॉयला, कॉमन पैंसी, oxalis, right, Voila, oxalis and Commelina. ये 3 एग्जाम्पल हमारे पास में. अब सिर्फ पॉइंट क्या है, क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर को कराना, ऑटोगैमी को कराना इज अ फेवरेबल फिनोमिनन. एडवांटेजेस है प्लांट के लिए, क्योंकि प्लांट को कोई एक्स्ट्रा, देखो प्लांट को क्योंकि हमेशा फ्लावर क्लोज रहेगा, तो प्लांट को कोई वेल डेवलप सेपल पेटल रखने की जरूरत नहीं है, नेक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, पॉलिनेटर को इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, राइट. और सेल्फ पॉलिनेशन बड़े आराम से हो जाएगा उसके अंदर. लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी है. व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ क्लिस्ट्रोगैमी? द लिमिटेशन ऑफ क्लिस्ट्रोगैमी इज, राइट, इट लिमिट जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिफिकेशन. कैसे? मतलब वेरिएशन को प्रमोट नहीं करता ये. राइट. इट इनहिबिट द वेरिएशन एंड इवोल्यूशन. भाई अगर सब कुछ सेम ही रहेगा, वही प्लांट बार बार अपने में पॉलिनेट करते रहेंगे, तो नई वैरायटी कहां से जनरेट होगी? होगी नहीं. तो इसे लिमिट कर दिया जेनेटिक डाइवर्सिफिकेशन को, कि जेनेटिकली डाइवर्सिफाई होगी ही नहीं वैरायटी हमारे पास, राइट. वेरिएशन इवोल्यूशन हुआ ही नहीं उसके अंदर. तो इसी वजह से, because of this, to overcome this limitation only, ये जितने हैं ना हमारे पास, जैसे मैं कॉमेलिना का एग्जांपल लेती हूँ, चाहे वॉयला है चाहे ऑक्सालिस है, have both type of flowers, right. दोनों टाइप के फ्लावर्स होते हैं इनके पास. दोनों टाइप के कौन से? मतलब चास्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस. चास्मोगैमस होते हैं जो ओपन फ्लावर्स होते हैं, ताकि क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सके, उनकी वैरायटी भी बन सके. और क्लिस्टोगैमस होते हैं क्लोज्ड फ्लावर, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सके. तो हम दोनों तरफ से इनको एश्योर कर रहे हैं कि ठीक है, प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन भी करेगा, प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन भी करेगा, प्लांट अपनी वैरायटी भी लाएगा, और प्लांट अपनी कंटिन्यूटी को भी मेंटेन रखेगा. कैसे? अगर मैं कॉमेलिना को देखूं, यहाँ पर कॉमेलिना का डायग्राम एनसीईआरटी ने बना रखा है, तो ध्यान रखना. नियर द सॉइल, ये सॉइल है अगर हमारे पास, नियर द सॉइल जो फ्लावर प्रेजेंट है, रादर ये कहा जाता है कि ये फ्लावर सॉइल में ही ग्रो करता है, राइट. ये जो फ्लावर प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड जियोकार्पिक फ्लावर. जियोकार्पिक का मतलब क्या है हमारे पास? अप्रोचिंग टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी को अप्रोच कर रहे हैं. ये जियोकार्पिक फ्लावर का कौन सा नेचर है? क्लिस्ट्रोगैमस. ये क्लिस्ट्रोगैमस है, क्योंकि इसको कोई पॉलिनेटर नहीं चाहिए. जबकि जो फ्लावर ऊपर की तरफ एक्सपोज्ड है, ये फ्लावर कौन से? चास्मोगैमस. सोचो ऐसा क्यों रखा? अगर चास्मोगैमस को ग्रेविटी के पास रख दोगे, क्या कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंसी वर्क कर पाएगी उसके ऊपर? नॉट एट ऑल. चास्मोगैमस को तो कहां रखना पड़ेगा? टॉप पे, ताकि
पॉलिनेटिंग एजेंसी बड़े आराम से वर्क करके पॉलिनेशन करा सके। लेकिन जियोकार्प पे ग्रेविटी के पास किसको रखना पड़ेगा आपको? क्लिस्ट्रोगैमस, ताकि इसको चांस ही ना मिले कि ओपन हो सके। राइट, एवरीवन गॉट द टास्क? यहाँ तक कंप्लीट हो गया पॉइंट? राइट, ऑटोगैमी समझ आया? हाँ जी। एक बार बर्ड पॉलिनेशन वाला पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कर दो प्लीज। बड पॉलिनेशन का मतलब जो हमारे पास फ्लोरल बड है, वो फ्लोरल बड जब मैच्योर होती है तो मैच्योर होने के बाद इट विल ओपन अप एंड दैट ओपनिंग ऑफ द फ्लोरल बड इज कॉल्ड एंथेसिस। राइट, जो इथाइलिन के एक्शन की वजह से होती है, ज्यादा डिटेलिंग वैसे आप पढ़ते नहीं है उसकी। राइट, लेकिन वो ओपनिंग जब होती है तो आपको सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोश, एंथर्स, स्टिग्मा सब कुछ आपको प्रॉपर दिखता है फ्लावर के अंदर। राइट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पहले से मेच्योर नहीं था। इट हैज बीन मेच्योर्ड वंस द फ्लोरिजन हैज बीन एक्टिवेटेड। जैसे फ्लोरिजन एक्टिवेट हो गया था, अब हमने क्या करा, हमने फ्लोरिजन का एक्टिवेशन करा दिया, हमने फ्लावर का मैच्योरेशन करा दिया, फ्लोरल बड का डिफरेंशिएशन करा दिया, फ्लावर मैच्योर हो गया, लेकिन इथाइलिन नहीं दिया। अगर इथाइलिन नहीं दिया तो इसका मतलब उसकी ओपनिंग नहीं हो पाई फ्लोरल बड की। फ्लोरल बड अभी भी क्लोज स्टेट में रह गया, क्योंकि अब वो क्लोज स्टेट में, क्लोज स्टेट का मतलब प्रॉपर फ्लावर की ओपनिंग नहीं हो पाई है। मेच्योर फ्लावर तो है, अगर मेच्योर है तो ऑब्वियसली उसका एंथर पोलन भी बनाएगा, उसके पोलन रिलीज भी होंगे, लेकिन वो पोलन रिलीज होके कहाँ ही जाएंगे? उसके साथ में प्रेजेंट अपने ही स्टिग्मा पे चले जाएंगे। तो चांस हो गया कि भाई पॉलिनेशन जब हो गया, जब पॉलिनेशन हो गया मीन्स जब उसके पोलन डिहाइस होके मूव कर गए, उसके बाद फ्लावर की ओपनिंग हुई। राइट, तो पॉलिनेशन किस स्टेज में हो गया? बिफोर दी, राइट, किस स्टेज में हो गया? ओपनिंग ऑफ द फ्लावर। राइट, बड स्टेज में करा दिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द बड पॉलिनेशन। ठीक है, ओके मैम। राइट, एवरीवन गॉट दिस थिंग? राइट, तो यू कैन से अगर कोई प्लांट बड पॉलिनेशन कर रहा है तो वो लेट मेच्योरिटी पे आ रहा है या अर्ली मेच्योरिटी पे आ गया? अर्ली मेच्योरिटी ना, जल्दी जल्दी कर लिया ना उसने, मेच्योर इतनी जल्दी हो गया कि अंदर ही अंदर सब कुछ कर लिया। क्लियर हुई कंडीशन? राइट, नाउ दिस इज बीइंग कॉल्ड इनब्रीडिंग डिवाइसेस। अब ये इनब्रीडिंग डिवाइसेस जो हमने पढ़े बच्चा, टू फेवर ऑटोगैमी, इसी में हम कहते हैं व्हाट इज द डिवाइस टू फेवर जिटेनोगैमी। राइट, तो डिवाइस टू फेवर जिटेनोगैमी। तो जिटेनोगैमी के लिए अब हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो राइट, वी नीड द मोनोशियस प्लांट। राइट, प्लांट मस्ट बी मोनोशियस, तभी तो सेम प्लांट में हो पाएगा ना। बट विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, पहली कंडीशन, फ्लावर कैसे होने चाहिए? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। राइट, दैट इज इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ, क्योंकि हम रखते हैं इक्वल प्रोपोर्शन किसका? स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स। स्टैमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर का इक्वल प्रोपोर्शन हम देंगे। इज इट फाइन? राइट, सेकेंड, अगर आप बाइसेक्सुअल दे भी रहे हो, लेट्स सपोज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स विद होमोगैमस होना चाहिए नेचर, होमोगैमस होना चाहिए या डाइकोगैमी होनी चाहिए? अगर होमोगैमस दे दोगे तो ऑटोगैमी हो जाएगी ना। हाँ मैम, अगर मैं ये कह दूं डाइकोगैमी मींस ईदर एंथर मैच्योर फर्स्ट और पिस्टिल मैच्योर फर्स्ट, इनमें से कोई ना कोई एक मैच्योर पहले होगा। राइट, तो अगर ये कंडीशन हो गई तो फॉलो कर जाएंगे हम जिटेनोगैमी को। एवरीवन गॉट दिस थिंग? यही दो कंडीशन तो पॉसिबल है। अगर ये कंडीशन देखी जाए तो दिस इज फॉलोड इन द मेज, कैस्टर, इसलिए क्वेश्चन बहुत बार आता है, मेज और कैस्टर के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। राइट, कि दे विल फॉलो, राइट, क्या फॉलो करते हैं? जिटेनोगैमी को। ठीक है, राइट, और ये क्या है हमारे पास? दिस इज बीइंग द वन जिसमें बाइसेक्सुअल विद डाइकोगैमी, तो ये तो आप किसी भी फ्लावर में करा सकते हो। राइट, डिपेंडिंग कि उसके अंदर डेवलपमेंट कैसे है, तो हम स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं देते। अब आप मुझे सिर्फ इतना पॉइंट बताओ, फर्स्ट केस में जीनोगैमी भी पॉसिबल है क्या? फर्स्ट और सेकंड केस में क्या फर्स्ट और सेकंड केस में जीनोगैमी पॉसिबल है? यस मैम, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आप जीनोगैमी को तो नहीं रोक सकते ना। मींस ये दोनों कंडीशंस, बोथ द कंडीशंस कैन प्रिवेंट, किसको प्रिवेंट कर सकती हैं? कैन प्रिवेंट Autogamy. ऑटोगैमी। ऑटोगैमी। Not xeno. नीट का बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा,
Unisexual flower with in monoecious plant is a condition which can prevent autogamy but can never prevent xenogamy as well as geitonogamy. ध्यान रहेगा सबको, ये पॉइंट क्लियर है बच्चा? एवरीवन? यस मैम. गुड. मैम, हाँ जी. जो मैम सेकंड वाला है डाइकोगैमी, वो मैम वही है प्रोटेंडस डेवलपमेंट है. हाँ, अभी आगे पढ़ेंगे उसकी डिटेलिंग. राइट. अब अगर हम जीटोनोगैमी कहें, क्या आपको जीटोनोगैमी के लिए पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट है? इज देयर अ रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिनेटर? यस मैम. Yes, ma'am. बिल्कुल. राइट. तो हमने कहा पॉलिनेटर इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग, कब नहीं चाहिए? नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग autogamy but always required during Xenogamy and geitonogamy. right, during geitonogamy and xenogamy. Now can I say, because of this statement, geitonogamy is जेनेटिकली सेल्फ, क्योंकि एक ही प्लांट में हो रहा है, जेनेटिकली सेल्फ विद इन सेम प्लांट, दैट्स वाई सेल्फ पॉलिनेशन. बट इकोलॉजिकली कैसे? क्रॉस पॉलिनेशन. इज इट फाइन? Yes, ma'am. Right. Ecologically cross pollination. Why? Because need pollinators. पॉलिनेटर की वजह से. क्लियर? तो ये स्टेटमेंट भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट होती है. क्लियर यहाँ तक कंडीशन सबको? एवरीवन? राइट. तो हमने इनब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ लिए. नाउ वी टॉक अबाउट दी जीटोनोगैमी के डिवाइसेस भी पढ़ लिए. राइट. कोई डाउट इसके अंदर? है ना बच्चा? मैम ये ऑटोगैमी करती क्यों है मैम प्लांट्स? ऑटोगैमी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज देयर ओन पॉपुलेशन. मेंडल ने क्यों कराया था F1 की सेल्फिंग? ताकि जेनेटिक ट्रेट देख सके ना आगे ट्रांसफर कैसे होता है. जेनेटिक सेल्फिंग क्या हो रही है हमारे पास? दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन ओनली. राइट. तो अब जो प्लांट सुपीरियर है उसका तो रिकमेंडेड है कि वो सेल्फिंग करे, उसका तो रिकमेंडेड है कि इट विल गो फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि उसके सुपीरियर ट्रेट्स आगे ट्रांसफर हो जनरेशन टू जनरेशन. जिस प्लांट में सुपीरियर नहीं है वहां पर हम क्रॉस ये जीनोगैमी ज्यादा फेवर होनी चाहिए ताकि उसके अंदर सुपीरियरिटी बनने के चांसेस बने रहे. ठीक है? यस मैम. राइट. कंप्लीटेड यहां तक. नाउ एवरीवन वी गो फॉर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस किसको फेवर करेंगे? जीनोगैमी. राइट. टू फेवर जीनोगैमी. जीनोगैमी को फेवर करने के लिए ऐसे क्या आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होने चाहिए? दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. राइट. अब देखो, सबसे पहली चीज तो प्लांट कभी भी मोनोशियस नहीं होना चाहिए. डायशियस है ना. हमेशा प्लांट कैसा होगा? डायशियस. डायशियस विद, ऑब्वियस ही बात है डायशियस है तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है. यूनिसेक्सुअल, दैट इज ईदर स्टैमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर्स. इसी वजह से फॉलोड इन द डेट पाल्म, पपाया, इनमें बेस्ट फॉलो हो जाता है क्योंकि ये है हमारे पास डायशियस, हम जानते हैं अच्छे से. अब लेट अस सपोज if monoecious plant with bisexual flower, then अगर जीनोगैमी करना है तो मस्ट फॉलो डाइकोगैमी. 110% फॉलो करे डाइकोगैमी. नेवर फॉलो होमोगैमी. कभी नहीं होनी चाहिए. नेवर एवर पॉसिबल कि होमोगैमी.
अब अगर डाइकोगैमी फेवर करेगा तो या तो प्रोटैंड्रस डेवलपमेंट करे, ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं प्लांट किंगडम से, या फिर प्रोटोगाइनस डेवलपमेंट करे. इट इज अ चॉइस ऑफ द प्लांट कि प्लांट क्या करना चाहता है, प्रोटैंड्रस डेवलपमेंट या प्रोटोगाइनस. प्रोट मीन्स अर्ली, प्रोटैंड्रस का मतलब अर्ली मेच्योरिटी ऑफ Male gamete. मेल का anther. That is pollen release before stigma mature. Simple point. स्टिग्मा के मेच्योर होने से पहले ही पोलन रिलीज हो चुका है. दैट इज प्रोटैंड्रस डेवलपमेंट, राइट. बेस्ट फॉलो इन द केस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट सैल्विया. सैल्विया में सबसे बेस्ट फॉलो होता है. प्रोटोगाइनस अर्ली मेच्योरिटी ऑफ पिस्टल. पिस्टल जल्दी मेच्योर हुआ है, इसका मतलब राइट. अब यहां हम कहेंगे स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, स्टिग्मा गेन रिसेप्टिविटी बिफोर इट्स एंथर डिहाइस. उसके एंथर के डिहाइस करने से पहले ही स्टिग्मा रिसेप्टिविटी गेन कर चुका है फिग, राइट. तो ये हमारे पास एरिस्टोलोकिया है, फिग है, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं राइट जो आपको ध्यान रखने, क्योंकि इनकी रिलेटेड केस स्टडीज भी हैं आगे. सैल्विया से रिलेटेड केस स्टडी भी है, फिग से रिलेटेड भी है, ट्रैपडोर मैकेनिज्म, राइट. तो वो चीजें हैं जिसकी वजह से ये पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखने कि हम कैसे कैसे करते हैं, राइट. तो वी कैन सिंपली से दैट कि हमारे पास क्या होना चाहिए, डाइकोगैमी. तो फिग के अंदर अगर हम लिखें तो लाइक वी कैन से फाइकस, और इसके अंदर दूसरा एग्जाम्पल भी लिख देते हैं एरिस्टोलेकिया, क्योंकि सबसे टॉल में आता है तो हम पढ़ते हैं इसको एरिस्टोलेकिया, राइट. सैल्विया हो गया वहां पर, राइट. वैसे इसमें कॉटन और सनफ्लावर याद कर लो, राइट. ये भी हमारे पास फॉलो होता है, प्रोटैंड्रस एंड प्रोटोगाइनस डेवलपमेंट. इज दिस फाइन टू एवरीवन? कंप्लीट यहां तक, राइट. सेकेंड स्टेप क्लियर. अब थर्ड स्टेप, मान लो ठीक है हमारे पास मोनोशियस है. अब ये मोनोशियस के पॉइंट्स आएंगे. लेट अस सपोज मोनोशियस कंडीशन है, लेकिन अगर मैं उसमें हेट्रोस्टाइली कर दूं, हेट्रोस्टाइली, राइट. हेट्रोस्टाइली का मतलब डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल एंड फिलामेंट विच रिस्ट्रिक्ट कर देगा हमारे पास. डिफरेंट लेंथ है स्टाइल ऑफ फिलामेंट की जो रिस्ट्रिक्ट कर देगा, राइट. किसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा हमारे पास, रिस्ट्रिक्ट द ऑटोगैम. कैसे, अब हमें समझना पड़ेगा हाउ दिस इज बीइंग पॉसिबल, राइट. तो अब अगर इसकी पॉसिबिलिटी की बात करते तो ध्यान से देखना. ये है प्लांट ए, ये प्लांट बी, ये इसका एंथर. अगर एंथर ने पोलन रिलीज करे तो क्या पोलन इसके ऊपर तक जा सकते हैं, इतने ऊपर स्टिग्मा तक पहुंच सकते हैं? नो. अगर इसने पोलन रिलीज करे तो मे बी बाय चांस पहुंच जाए Yes, ma'am. प्लांट बी के केस में. तो पॉसिबिलिटी क्या, अगर ऐसे दो प्लांट्स को मैं एक साथ ग्रो करा दूं, लेट अस सपोज, क्या इसके पोलन इसके स्टिग्मा तक आ सकते हैं Yes, ma'am. एंड इसके पोलन इसके ma'am. स्टिग्मा तक आ सकते हैं? Yes, यस ma'am. मैम. फेवर क्या हो गया हमारे पास, जीनोगैमी, राइट. तो ये प्लांट ए की कंडीशन क्या हो गई, लॉन्ग स्टाइल एंड शॉर्ट फिलामेंट. मैम हाँ जी बोलो बेटा. मैम प्लांट बी के जो पोलन ग्रेन्स होंगे बट वो तो स्टिग्मा पे आ ही सकते हैं चांसेस है ना, इंडिविजुअली इट्स प्लांट. नॉट अ श्योरिटी,
Yes, इट्स ma'am. नॉट अ श्योरिटी. यू कैन से कि हाँ वो मे बी पहुंच जाए बाय एयर, राइट, मे बी ना भी लैंड करें, बट मेजोरिटी चांसेस किसके हैं? जीनोगैमी के. आप ये जितने मेथड पढ़ रहे हो इससे आप किसी से भी 100% तो श्योर नहीं हुए ना, क्लिस्ट्रोगैमी को छोड़ के, क्लिस्ट्रोगैमी डायशियस नेचर को छोड़ के. यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो ये डायशियस नेचर फेवर करेगा कि 100% जीनोगैमी करेगा, करेक्ट? ये तो कर ही नहीं सकता ऑटोगैमी, राइट? एक क्लिस्ट्रोगैमी को छोड़ के बाकी तो आप किसी भी मेथड से कंफर्म नहीं कर सकते कि आप 110% श्योर हो कि हाँ भाई ये होगा ही होगा. तो दिस इज व्हाट यू आर जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग द ऑटोगैमी, यू आर नॉट इनहिबिटिंग इट. आप रोक रहे हो उसको किसी लिमिट तक. समझ आ गया पॉइंट, राइट? So this is called heterostyle. Yes, ma'am. Right? It is a method of morphological self-incompatibility. Am I right? क्या मॉर्फोलॉजी की वजह से इनकम्पैटिबिलिटी जनरेट हुई? इसलिए नहीं जनरेट हुई कि भाई होमोगैमी नहीं है, इसलिए जनरेट हुई कि भाई डायशियस है. क्या इस वजह से जनरेट हुई कि मॉर्फोलॉजी मैच नहीं कर रही? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मैं समझाने वाली हूँ, बट मॉर्फोलॉजी ma'am. का पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक Yes, है, ma'am. राइट? अब हमने कहा व्हाट इज द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी विच बिकम द वन ऑफ द मेन थिंग, जो हमारे पास एक सबसे मेन कंसेप्ट बना कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, राइट? अच्छा इसके एग्जांपल लिख लो पहले. प्राइम्यूला, दैट इज प्रिमरोज, right, and lilium, right? Now self incompatibility. अब self incompatibility का मतलब क्या है? self का मतलब अपने लिए incompatible है, means अगर अपने ही bisexual है हमारे पास, ठीक है, मान लिया bisexual है, मान लिया right homogamy है, सब कुछ मान लिया, लेकिन फिर भी right, फिर भी हमें ये सोलोनेसी और ब्रासिकेसी के मेंबर्स में मिला, राइट, दैट वी फाउंड कि उसमें उसी के पोलन अगर उसके स्टिग्मा पे आप खुद भी लैंड करा दो ना, तो दे आर नॉट एट ऑल गोइंग टू जर्मिनेट ओवर देयर. अपने ही पोलन के लिए वो कंपैटिबल नहीं है, दूसरे के पोलन के लिए कंपैटिबल है. तो नॉन सेल्फ कंपैटिबिलिटी है, लेकिन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है. तो पॉइंट आता है व्हाई दिस इज देयर, ऐसा क्यों है? तो वी से दैट कि ऑन वंस द पोलन लैंड ऑन द स्टिग्मा, जैसे ही पोलन स्टिग्मा पे आता है, देयर मस्ट बी सम रिकॉग्निशन रिएक्शंस. कुछ रिकॉग्निशन रिएक्शन होती है. अगर आप रोज के स्टिग्मा पे जैस्मिन के पोलन डाल दो, ऑब्वियसली बात है पॉलिनेशन तो हो गया, लेकिन फर्टिलाइजेशन नेवर एवर पॉसिबल, हो ही नहीं सकता. तो सेम उसी तरीके से कभी कभी क्या होता है ना, राइट, कि ये इंटरेक्शन एक होता है हमारे पास विच इज बीइंग देयर बिटवीन द कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स लोकेटेड ऑन द पोलन सर्फेस एंड एंटी कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स लोकेटेड ऑन द स्टिग्मा सर्फेस. जैसे हम ह्यूमन में पढ़ते हैं, राइट, कि फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन होता है, राइट, जब वो इंटरैक्ट करते हैं तभी स्पर्म और ओवम और स्पर्म को एंट्री मिल पाती है ओवम के अंदर, एंड देन ओनली द फर्टिलाइजेशन कैन अकर. सेम उसी तरीके से प्लांट के केस में भी कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी और हमारे पास, राइट, जो प्रोटीन्स पोलन के ऊपर हैं और उसी के अपोजिट प्रोटीन्स जो स्टिग्मा के ऊपर है, दे विल इंटरैक्ट. जब वो इंटरैक्शन होता है तो वो इंटरैक्शन एक जेनेटिक मैकेनिज्म है दैट इज बेस्ड ऑन अ जीन कॉल्ड एस जीन, जिसके मल्टीपल अलील्स हैं, राइट. और फिर प्लांट के अंदर उससे रिलेटेड है कि अगर अलील प्लांट का, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, अगर मान लो एक प्लांट के पास उस एस जीन का S1 अलील है, अगर पोलन S1 अलील के साथ लैंड करता है तो उसको रिजेक्ट कर देगा, पोलन S2 अलील के साथ लैंड करेगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा. दिस इज द टाइप ऑफ द इंटरेक्शन. डिटेलिंग नहीं पढ़नी हमें ज्यादा, कौन सी इंटरेक्शन है, गेमेटोफिटिक, स्पोरोफिटिक, अलग अलग 2 टाइप्स होते हैं इसके. बट द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर दैट बेस्ड ऑन द पोलन रिकॉग्निशन मैकेनिज्म, राइट, ड्यू टू द नॉन इंटरैक्शन ऑफ द अपोजिट प्रोटीन्स, वो प्रोटीन का इंटरैक्शन नहीं हो पाता जिसकी वजह से पोलन गेट रिजेक्टेड. तो इट्स अ पोलन रिजेक्शन फिनोमेनन, राइट, कि वो अपने पोलन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, लेकिन दूसरा पोलन जिसके पास कोई और अलील था उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया, राइट. That's a mechanism which is called self incompatibility and non self compatibility. Everyone got this thing? समझ आया पॉइंट, राइट. तो इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या हो गया हमारे पास? नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पोलन
of self pollen by its own stigma due to non-acceptance किस वजह से हुई? Lack of interaction among compatibility proteins located on stigma and pollen. Is it fine? Right everyone? समझ आया point? Right. तो अब मैंने कहा ये let us suppose this is the case. ये हमारे पास प्लांट A का स्टिग्मा है, ये हमारे पास प्लांट A एंथर and plant B anther and plant C anther. अब क्या डिफरेंस है वो भी ध्यान से देखना. This is of species 1, species 1, species 1 and species 2. Now, मैंने कहा इसने ये पोलन रिलीज किए, the pollen land on this and get rejected. इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर? Can I say self incompatibility? Yes guys, अपने प्लांट के लिए इनकम्पैटिबल है ना? समझ आया पॉइंट? Now these are the pollen accepted. अगर accepted हो गए तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर? नॉन सेल्फ compatibility. Is it fine? Plant C, pollen rejected. Why? क्या लिखूं रीजन? मैम स्पीशीज दूसरी स्पीशीज का है. एग्जैक्टली राइट. तो अब यहां पर क्या हो गया? सेल्फ नहीं, नॉन सेल्फ नहीं, इनकम्पैटिबिलिटी टू डिफरेंट स्पीशीज. अब मीनिंग समझ आया? डिफरेंस क्लियर हुआ बेटा? यस मैम. Understood till here? Right. Example, members of जहाँ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आपको मिलती है, सबसे पहली फैमिली है ब्रासिकेसी फैमिली, जिसमें हमने फाइंड किया था. राइट, ब्रासिकेसी एंड सोलोनेसी. ये दो फैमिली ऐसे जिनके मेंबर्स इसको फॉलो करते हैं. This is the mechanism called self-incompatibility, and these are the outbreeding devices which assures the chances of autogamy, chances of xenogamy and preventing the chances of autogamy. But geitonogamy can never be the one जिसको आप किसी भी point पे prevent या attempt कर सकते हो, because geitonogamy का थोड़ा mechanism अलग ही रहता है, तो इसलिए हम उसको उस हिसाब से मैनेज नहीं करते. यानी यहाँ तक कंप्लीटेड. यहाँ तक का पॉइंट अच्छे से विदाउट इसके अंदर? यस मैम. गुड. ओके मैम. हाँ जी. मैम, हाँ जी. आप वो जो बता रहे थे दो प्रोटीन कंपैटिबल और नॉन कंपैटिबल किस पे होता है वो बता दो. क्या प्रोटीन्स? वो आपका कंपैटिबिलिटी प्रोटीन ऑन द पोलन एंड एंटी कंपैटिबिलिटी प्रोटीन ऑन द स्टिग्मा. वो तो ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बताऊंगी आपको. राइट, एवरीवन क्लियर विद दिस? Completed with the types? Right, now moving to the pollination agencies जो हमें xenogamy के लिए चाहिए. हाँ जी. वन मोर थिंग मैम, प्लीम्यूला आपने जो ऊपर लिखा वो प्राइमरोज है? हाँ, प्राइमरोज. हाँ ठीक है. Pollination agencies
अब पॉलिनेशन एजेंसीज, हाँ जी बेटा। मैम ये जो थर्ड केस है जो नीचे सबसे लिखा है आपने प्लांट सी स्पीशीज 2, तो ये रिजेक्ट क्यों हुआ मैम? क्योंकि स्पीशीज तो अलग अलग है ना, तो अलग से तो हो ही नहीं सकता ना, होना चाहिए फिर तो। कैसे होना चाहिए? रोज को जैस्मीन पे करा सकते हो, नहीं वो भी पॉसिबल, चाहिए ठीक है मैम। नेचुरल तो है ही नहीं ना बेटा, आर्टिफिशियली तो करा सकते हो आप। मतलब अगर वहां पे होता प्लांट ए स्पीशीज 2 तब हो जाता ना? हाँ, प्लांट ए स्पीशीज 2 तो तब होता, स्पीशीज सेम होना इज मस्ट, राइट। और अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक लाइन पढ़ी थी, स्पीशीज आर बायोलॉजिकली इनर्ट इन नेचर, राइट, दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर, राइट, कि एक मेंबर, एक स्पीशीज के जितने भी मेंबर्स हैं, राइट, वो अपने में ब्रीड कर सकते हैं बट दे कैन नॉट ब्रीड आउटसाइड द ग्रुप। इसलिए एक नाम दिया था जेनेटिकली क्लोज्ड सिस्टम, लिविंग वर्ल्ड, 11th फर्स्ट चैप्टर, राइट। अर्नस्ट मेयर का मैकेनिज्म है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, और सब भूल चुके हो, राइट, ध्यान रखना चाहिए ना सबको। यस गाइस, नाउ द पॉलिनेटिंग एजेंसीज। पॉलिनेटिंग एजेंसीज में हमने कहा एबायोटिक एजेंट्स कौन कौन से हैं, और बायोटिक एजेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, राइट। तो अब एबायोटिक एजेंट्स में हमारे यहाँ पर विंड, और यू कैन से एयर करंट्स, एंड अनदर वन एज द वाटर। विंड की बात करें तो वी नेम इट टू बी दी अनीमोफिली, अब नाम ध्यान रखना है सबके जरा, राइट। वाटर की बात करें तो वी नेम इट एज हाइड्रोफिली। फिली वर्ड इज यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन, पॉलिनेशन की टर्म के लिए हम यूज करते हैं। अनीमोफिली इज द मोस्ट कॉमन एबायोटिक मोड ऑफ पॉलिनेशन, सबसे कॉमन एबायोटिक मोड है पॉलिनेशन का, of pollination, and it is a limited type. Hydrophily is a limited type. Limited type का मतलब बहुत कम फाइंड होता है, as it is being limited to 30 genera of angiosperm only, which are mostly monocots. Monocots के मेंबर है अधिकतर, और 30 genera ही है जिनके लिए लिमिटेड है हाइड्रोफिली हमारे पास। सबसे कॉमन हमारे पास विंड और एयर करंट्स। बायोटिक एजेंसी वी से इंसेक्ट्स, राइट। इंसेक्ट्स में यू कैन टेक एनी एग्जांपल फॉर द इंसेक्ट, राइट। आप फ्लाई का भी ले सकते हैं, राइट। आप उसके अंदर जो है बेसिकली वास्प का भी ले सकते हैं, मॉथ का भी ले सकते हैं, तो मॉथ हो गया, वास्प हो गया, राइट। उसी के साथ साथ फ्लाइज हो गई हमारे पास, बीज हो गई, सबसे कॉमन पॉलिनेटर यही है, दे आर द मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर बी इंसेक्ट में से, राइट। इंसेक्ट के पॉलिनेशन को हम नाम देते हैं एंटोमोफिली, which is named as entomophily. That is called as the most common biotic mode of pollination. सबसे common pollination, right? सबसे ज्यादा commonly अगर pollination हो रहा है तो वो इसी से होता है। अगर wind और insect में से भी एक select करना हो तो I'll select insect, right? That's the most common type, right? Which is going to be followed up. Next is by the birds. होता है, कम में होता है, ज्यादातर नहीं मिलता मुझे, राइट, बट यस इट इज बीइंग फाउंड, राइट। हमिंग बर्ड के थ्रू होना, राइट, बेसिकली, या सन बर्ड्स के थ्रू होना, तो दैट इज व्हाट वी विल से कि बर्ड्स के थ्रू भी हमें मिलता है, राइट, इट कैन अकर, राइट। और बर्ड के थ्रू जब हम कहते हैं कि वी आर बीइंग फाइंडिंग इट, तो वी जस्ट नेम इट एज दी ऑर्निथोफिली, राइट। टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी है बेटा, राइट। देन वी विल से बाय बैट्स, राइट। बैट्स के थ्रू अगर करते हैं तो चिरेप्टेरोफिली, बाय स्नेक्स ओफियोफिली, राइट। एंड इफ आंट वगैरह बहुत सारे हैं, राइट, आंट्स, मायरमेकोफिली, right, and then by human anthrophily, right. The most common is the entomophily only, right. बस birds bats की एक एक condition मुझे बतानी है जो एग्जाम में आ चुकी है, you only have to remember one conditions for them, right, else
राइट, उनकी कोई डिटेलिंग हमें नहीं पढ़नी, ना आंट्स की, ना स्नेक्स की, ना बर्ड्स की, ना बैट की, राइट। क्या यहाँ तक पॉइंट अच्छे से, राइट। नाउ अगर अनीमोफिली कोई प्लांट करता है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? क्विकली गाइस, बहुत सिंपल है इसलिए मैंने ये उठाया सबसे पहले कि व्हाट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अनीमोफिलस प्लांट मस्ट बी देयर। स्टिकी होना चाहिए, पोलन स्टिकी होना चाहिए, ओके, और स्टिग्मा फेदरी होना चाहिए। हाँ, अगर lightweight मैं होना सबसे चाहिए। पहला पॉइंट बोलूं, क्या आप किसी भी प्लांट को जिसको एबायोटिक पॉलिनेशन करना है उसको कलर, उसको ऑर्डर, राइट, या फिर उसको कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेक्टर वगैरह की जरूरत है? यस मैम। नो कोई मैम। जरूरत नहीं है, नेवर रिक्वायर, क्योंकि ये सब तो नहीं चाहिए। तो हमने कहा इट इज मस्ट बी दी ओडोरलेस, कलरलेस, राइट, नेक्टरलेस फ्लावर, सिंपल कंडीशन, राइट। एंड उसी के साथ नॉन एसेंशियल वर्ड्स अगर लेस डेवलप कर दूं तो चलेगा? यस मैम। यस मैम। ठीक है ना, क्योंकि उनकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। देन पोलन का रिलीज लार्ज नंबर में होना चाहिए, यस। तो लार्ज नंबर ऑफ पोलन रिलीज मस्ट बी देयर, राइट, लार्ज क्वांटिटी में पोलन रिलीज होना चाहिए, राइट। एंड पोलन है होना कैसा चाहिए? हैवी होना चाहिए, लाइट होना चाहिए? लाइट। लाइट वेट। लाइट वेट होना चाहिए, डस्टी, जैसे डस्ट होती है ना उस तरीके से हो, राइट, लाइट वेट हो, डस्टी हो, राइट। अब पोलन को स्टिकी करें या स्टिग्मा को स्टिकी करें? किसको स्टिकी करने की जरूरत है? पोलन को। अगर हम पोलन को स्टिकी करते हैं, राइट, तो ध्यान से समझना, इफ आई मेक दैट द पोलन इज स्टिकी इन नेचर, तो मेरे पास क्या पोलन हर जगह स्टिक हो जाएगा? विंड में उड़ा, जरा सा भी हुआ तो स्टिक हो जाएगा हमारे पास। तो पोलन को मुझे क्या करना चाहिए? नॉन स्टिकी। स्टिकी नहीं, अगर स्टिकी होगा तो वाटर ही चिपक जाएगा, हैवी हो जाएगा। पोलन मस्ट बी नॉन स्टिकी इन नेचर, लाइट वेट होना चाहिए, डस्टी होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, लार्ज नंबर पे रिलीज होना चाहिए, राइट। अच्छा, अब इसके अंदर जो इसका स्टेमन होना चाहिए जो रिलीज करेगा पोलन को, वो कैसा होना चाहिए? एक्सर्टेड या इंसर्टेड? बाहर की तरफ एक्सपोज? एक्सर्टेड। तो वी विल से एक्सर्टेड stamen that is well exposed to the environment, ऐसा नहीं छुपा हुआ, environment से well exposed हो ताकि बड़े आराम से रिलीज कर सके, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद अगर मैं कहूँ यहाँ पर, तो हमने कहा स्टिग्मा कैसा हो? स्टिग्मा फेदरी दे दें, फेदरी स्टिग्मा दे दे ताकि Yes, इजीली ma'am. एंट्रैप कर सके। लार्ज स्टाइल होनी चाहिए, एक्सपोज्ड स्टिग्मा होना चाहिए, राइट, with feathery nature to capture pollen, ताकि वो पोलन को क्या कर सके? कैप्चर कर सके, राइट। एक पॉइंट जो सबसे मेन रहता है हमारे पास, राइट, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सिंगल ओव्यूलेटेड ओवरी। ये पॉइंट ना एक इवोल्यूशनरी बेस्ड सिग्निफिकेंस है इसका, राइट। सोचो ध्यान से, विंड पॉलिनेशन, अनीमोफिलस पॉलिनेशन इज द वन जिसमें हमारे पास चांसेस पॉलिनेशन के ज्यादा हैं या वेस्टेज के चांसेस ज्यादा हैं? वेस्टेज। तो अगर मैं कहूं यहां पर अनीमोफिली इज मोर अ वेस्टफुल प्रोसेस, is it fine? Yes, ma'am. And time taking process, टाइम भी अच्छा खासा लगेगा, प्लस मैं ये भी गारंटी नहीं कर सकती कि भाई पोलन पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो एनर्जी भी वेस्ट। तो अगर मान लो पोलन आ भी गया और अगर इसमें स्टिग्मा स्टाइल पिस्टल बना, पिस्टल ने बहुत सारी ओवरीज अपने अंदर डेवलप कर रखी हैं, राइट, ओवरी बहुत सारी हैं, ठीक है, मान लिया, ओव्यूल भी बहुत सारे हैं, तब उसमें इतनी अबंडेंस होने की वजह से जब पोलन ट्यूब नीचे आती है, तो जब पोलन ट्यूब पेनिट्रेट करती है ओव्यूल में, बहुत बार जब ओव्यूल की ओवर पैकिंग होती है ना, तो वहीं से पोलन ट्यूब डिस्टर्ब हो जाती है।
एक तो चांस कम, पोलन आया, चलो पोलन ट्यूब बनी, अंदर आपने एनवायरनमेंट इतना हेवी कर रखा है, क्या उसकी वजह से आगे जाके चांसेस बिल्कुल नलिफाई हो गए पॉलिनेशन के बाद भी? राइट, तो व्हाई टू गिव सच अ बिग एनवायरनमेंट, व्हाई टू गिव कि अगर हम उसकी डेवलपमेंट, उसके साथ एक और चीज सोचो, अगर ओव्यूल बहुत सारे डेवलप कर रहे हो और आपको पता है चांस इतने कम है, तो क्यों एनर्जी वेस्ट करनी है इतने ओव्यूल डेवलप करके? बेटर ओवरी में एक ही ओव्यूल दो ना, स्पेस भी अच्छा खासा रहे, चांस भी बढ़ जाए पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन का। पॉलिनेशन का चांस तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन फर्टिलाइजेशन का चांस तो बढ़ा सकते हो ना, कि अगर पॉलिनेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन भी हो जाए। इज इट फाइन एवरीवन? यस मैम। समझ आया? Yes, राइट, ma'am. एग्जांपल्स क्या लेके चलेंगे? मिस मेजॉरिटी ऑफ ओएसी मेंबर्स, अगर सबको ध्यान हो, एक मैं यहाँ लिखना भूल गई एक्सर्टेड के साथ वर्सटाइल स्टेमन। इफ एवरीवन रिमेंबर, वर्सटाइल स्टेमन हमने पढ़ा था, जो वेल एक्सपोज होता है, जिसमें स्टेमन ऐसा बनाया था, जो एंथर था हमारे पास, राइट, वो हमने ऐसे बनाया था, याद है? ताकि वो इजीली मूव कर सके एंथर। एग्जैक्टली, तो वर्सटाइल स्टेमन देना, वर्सटाइल एंथर देना उसके अंदर। तो मेजॉरिटी ऑफ पोएसी मेंबर्स, पोएसी मेंबर्स की अगर बात की तो व्हाइट वीट हो गया हमारे पास, मेज हो गया हमारे पास, राइट, तो वीट, मेज, राइस, ये सब मेंबर्स हो गए, ग्रासेस हो गए हमारे पास, सब इसी के अंदर आ गए हमारे पास मेंबर, राइट। उसके अलावा एमरैंथस, चिनोपोडियम, और जितने भी पोलन एनर्जी कर रहे थे वो सबके सब अनीमोफिलस से ही तो होते हैं, पार्थेनियम, राइट। कंप्लीटेड यहां तक पॉइंट अच्छे से? अनीमोफिली क्लियर है? डन, कंप्लीटेड यहां तक बचा, राइट। सो इन द कमिंग क्लास we are going to focus on hydrophily and rest of the type and pollen pistil interaction, right? That is in the Monday, right? Monday में करेंगे। and questions completed 11th के हो गया पूरा पैकेज खत्म, 11th वाला प्लांट फिजियोलॉजी। हाँ जी, अब आवाज नहीं मिलेगी मुझे किसी की। No, ma'am. मैम अभी वो लास्ट चैप्टर करा था ना हार्मोन वाला, वो थोड़ा सा रह गया है। कब तक हो जाएगा? टेल मी द डेट एंड टाइम अकॉर्डिंग टू यू। Ma'am, Sunday. संडे तो जेनेटिक्स वाला क्लास होता है ना, तो उसके बाद फिर दोनों बैचेस होते हैं, तो डाउट मुश्किल हो जाएगा। मंडे या थर्सडे में ही करेंगे 3 o'clock के बाद। तो मंडे तक हो जाएगा या थर्सडे? थर्सडे। थर्सडे श्योर? Yes. यस मैम, थर्सडे। सो नेक्स्ट थर्सडे कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी डाउट सेशन, Okay, ma'am. ठीक है? यस मैम। नेक्स्ट थर्सडे तक आपके खत्म हो जाने चाहिए बेटा प्लांट फिजियो के डाउट्स, 5 चैप्टर के, राइट। तब तक हम ये भी देखते हैं चैप्टर आगे कहाँ प्रोग्रेस करते हैं। और जेनेटिक्स का क्लास सबको ध्यान रखना है संडे में 10:30 to 12:30, ठीक है? Okay, ma'am. ओके गाइस, फाइन। सो रिवाइज के लिया यहाँ तक अच्छे से, एक बार इसको भी साथ साथ रिवाइज करते रहना, राइट। जो डेली हम करते हैं एटलीस्ट उसको हाफ एन आवर दे के एक बार रिकैप जरूर कर लिया करो, ताकि वो चीज दिमाग में फिट रहे, बैठ के हमने क्या पढ़ा था उसका थोड़ा बहुत तो इमेज रहेगा ना दिमाग में जब रिवाइज करोगे तो, राइट। Okay everyone, so we'll meet you up in the coming session then. Bye bye, take care, enjoy, study very well. थैंक यू मैम। Thank you, Okay, ma'am. okay everyone, bye, take care.